डॉक्टर की बात सुनकर प्रलय का दिल भी धक धक करने लगा था। उसे अपना दिल कांपता हुआ सा महसूस हो रहा था। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, आप चलिए मेरे साथ मेरे केबिन में। हार्दिक ने प्रलय के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं हूं यहाँ पर, तुम जाओ डॉक्टर के साथ। प्रलय ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। नजरों ही नजरों में प्रलय ने न जाने हार्दिक से क्या कुछ कह दिया था। हार्दिक बहुत अच्छी तरह से जानता था कि पिछले 2 साल से प्रलय ने अपनी यूनिवर्स के साथ ना जाने कौन कौन से ख्वाब देखे थे और अब उसे प्रलय की आंखों में अपनी ही यूनिवर्स के लिए एक डर सा दिखाई दे रहा था। डॉक्टर के साथ प्रलय उनके केबिन में चला गया और हार्दिक वहां पर दीवार से लगकर बोला, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा गॉड, लेकिन आज मांगता हूं कि मेरे प्रलय को कभी कोई तकलीफ मत देना। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी जिंदगी में प्यार मिला है, कुछ भी करना बस उससे उसका प्यार मत छीनना। डॉक्टर अपनी जगह पर बैठे थे और प्रलय उनके सामने बैठा था। प्रलय उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा डर कर बोला, ऐसी भी क्या बात है डॉक्टर, जो आपको मुझे अपने केबिन में लेकर आना पड़ा? यूनिवर्स ठीक तो है ना? डॉक्टर हैरानी से बोले, आप उन्हें यूनिवर्स कहकर बुला रहे हैं, ये उनका नाम तो नहीं होगा, क्या आपको उनका नाम नहीं पता? प्रलय ने अपना सरना में हिलाया और बोला, आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो मेरे लिए मेरी यूनिवर्स है। वो नाम तो अब मैं उसका उसके मुंह से सुनूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? आपको मुझे क्या बताना था? प्रलय का जवाब सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो प्रलय को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। प्रलय के साथ एक तरह के उनके फैमिली रिलेशन ही थे। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, आप जिसे अपनी यूनिवर्स कह रहे हैं ना मिस्टर राणा, उनकी दुनिया तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर प्रलय के चेहरे पर हैरानी भरी एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत बोला, क्या क्या मतलब है आपका डॉक्टर? आप ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर ने एक बार फिर से गहरी सांस ली और बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस्टर राणा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। कोई एक चोट हो तो बताऊं। उनके तो जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिस पर जख्म ना हो, जिसका मतलब साफ है कि उन्हें सिर्फ मारा पीटा नहीं जाता बल्कि हर रोज मारा पीटा जाता है। वो मैरिड है और वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। उनके साथ हर रोज ब्रूटल रेप होता है। आप समझ सकते हैं कि एक औरत जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसकी जिंदगी किस तरह की होगी। डॉक्टर की बातें सुनकर प्रलय के चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस डॉक्टर की तरफ देख रहा था। उसने अपना चेहरा ना में हिलाया और अपनी जगह से खड़े होकर पीछे की तरफ होते हुए बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप कहीं किसी और पेशेंट की तो बात नहीं कर रहे ना? मेरी यूनिवर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और मैरिड नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप प्लीज़ ये सब बातें मत कीजिए। प्रलय के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि डॉक्टर की बातें उस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। डॉक्टर ने बिल्कुल सीरियस होकर कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मिस्टर प्रलय राणा, और ना ही मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ और ना ही मुझे कोई गलतफहमी हुई है। आप चलकर पेशेंट की हालत देख सकते हैं। शायद आपको ये सब झूठ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सिर्फ पेशेंट को ऊपर ऊपर से देखा है, लेकिन हमने उन्हें पूरा एग्जामिन किया है और हमने जो देखा उसके बाद हमारा खुद का दिल कांप रहा है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ इतना बेरहम कैसे हो सकता है। और वो मैरिड ही है, उनके गले में मंगलसूत्र भी है और उनकी मांग में सिंदूर भी भरा है। डॉक्टर की बात सुनकर प्रलय के कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे की तरफ हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। उसे अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। डॉक्टर सृष्टि के जख्मों का बयान कर रहे थे लेकिन उसे दर्द अपने जिस्म में महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आज तक कभी आंसू नहीं आए थे लेकिन एक गहरी लाली अब उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर भी अपनी जगह से खड़े हुए और उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, मुझे नहीं पता मिस्टर राणा कि आप उस लड़की को अपनी यूनिवर्स क्यों कह रहे हैं। शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। आप उससे प्यार करते हैं लेकिन वो लड़की। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय तुरंत बाहर चला गया। वो और कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं था और ना ही वो कुछ सुनना चाहता था। सृष्टि के बारे में इतना सब सुनना ही उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी। वो तुरंत इमरजेंसी वार्ड में आया और इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खोलकर सामने बेड की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई। सृष्टि बेड पर नहीं थी। प्रलय बिल्कुल बेड के पास आया और वहां खड़ी नर्स की तरफ देखते हुए बोला, मेरी यूनिवर्स कहाँ है? अभी वो बेड पर थी, बेहोश थी। वो कहाँ गई? वो ठीक तो है ना? वो वॉशरूम में है क्या? ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागा लेकिन तभी पीछे से नर्स ने कहा, वो पेशेंट यहाँ से चली गई है मिस्टर राणा। प्रलय ने जैसे ही नर्स की बात सुनी उसके कदम खुद ब खुद रुक गए और उसने पलटकर नर्स की तरफ देखा।
नर्स एक बार फिर से बोली। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और पता नहीं कहाँ पर वक्त पर पहुँचने की बात कर रही थी। उनके चेहरे पर डर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो रुकी ही नहीं और यहाँ से चली गई। प्रलय को अपनी यूनिवर्स नहीं बल्कि अपनी धड़कनें दूर जाते हुए महसूस हो रही थी। वो जल्दी से बाहर की तरफ आया। बाहर आते ही उसकी नज़र हार्दिक पर गई, जो मेडिकल काउंटर की तरफ से आ रहा था। अभी कुछ देर पहले वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही खड़ा था, लेकिन तभी एक नर्स ने आकर उसे बिल पकड़ाया और मेडिकल काउंटर पर वो बिल जमा करवाने के लिए कहा, तो वो वहाँ से चला गया था। जैसे ही हार्दिक प्रलय के पास आया, प्रलय ने उसका गिरेबान पकड़ और गुस्से से बोला, कहाँ था तू? कहाँ था? मैंने कहा था ना, यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। तू जानता है ना मेरे लिए मेरी यूनिवर्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बातें सुनकर हार्दिक हैरानी से बोला, तू इतना गुस्से में क्यों है प्रलय? हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? प्रलय ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, तेरी वजह से मेरी यूनिवर्स यहाँ से चली गई। मैंने कहा था कि तू उसका ध्यान रखना लेकिन तूने उसका ध्यान नहीं रखा। पता नहीं अब मेरी यूनिवर्स कहाँ होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा। हार्दिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तभी उसे वहां आते हुए डॉक्टर दिखाई दिए, तो डॉक्टर से बात करने के लिए वो वहां पर रुक गया। और जब डॉक्टर ने उसे सारी बात बताई तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक चुकी थी। प्रलय हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी नज़र इधर उधर घूमते हुए अपनी यूनिवर्स को ढूंढने लगा, लेकिन उसे सृष्टि कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। डॉक्टर की बातों पर वो यकीन करना नहीं चाहता था, लेकिन उन बातों को याद कर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, जिसे वो नाजों से रखना चाहता था। कोई उसके साथ इतना बुरी तरह से बर्ताव कर रहा था। ये जानकर ही उसका मन कर रहा था कि वो अपनी यूनिवर्स को बस अपनी बाहों में समेट ले और उसे तकलीफ देने वालों को जान से मार दे। प्रलय जितना शांत था उतना ही ज़्यादा गुस्से वाला भी था और उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि शायद अब कोई प्रलय आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ, जहां प्रलय सृष्टि को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा था, वही सृष्टि की ऑटो जैसे ही राणा इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी, सृष्टि ऑटो से बाहर निकली और लिफ्ट से होते हुए ऊपर की तरफ आई। उसके कदम बेहद तेज चल रहे थे। जैसे ही वो अपने केबिन में जाने लगी, पियून ने उसका रास्ता रोका और बोला, आप अपने केबिन में बाद में जाएगा, पहले आप बॉस के केबिन में जाइए। वो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। पियून की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब वो अपने केबिन में ना जाकर मिस्टर राणा मतलब अमय राणा के केबिन का दरवाज़ा नॉक किया और अंदर की तरफ झांका, तो अमय तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ आते हुए बोला, तुम मेरे केबिन में आने के लिए परमिशन क्यों मांग रही हो सृष्टि? आओ आओ अंदर आओ। अमय की बात सुनकर सृष्टि धीमे धीमे कदमों के साथ अंदर आए और अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वो बिल्कुल धीमे से बोली, आपने मुझे केबिन में बुलाया सर? अमय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ वो मुझे तुम्हें बताना था कि आज शाम को हमें एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, तो तुम सारी तैयारियां कर लेना। सृष्टि जल्दी से बोली, पर सर आज मुझे जल्दी घर पर जाना है। मेरा मतलब है मैं 2-3 दिन से घर लेट जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो मेरी तबीयत सही नहीं है। जैसे ही उसने एक्सीडेंट शब्द कहा, अमय तुरंत उसकी तरफ आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर बोला, कैसा कैसा एक्सीडेंट? सृष्टि तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये बोलते हुए उसके हाथ सृष्टि के जिस्म पर चलने लगे थे। वो उसे छू नहीं रहा था बल्कि उसके जिस्म को बुरी तरह से टटोल रहा था। सृष्टि ने तुरंत अपने कदम पीछे की तरफ लिए और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, पर मुझे लगता है कि मैं आपके साथ मीटिंग में नहीं जा पाऊंगी। प्लीज़ आप किसी और को अपने साथ। अभी वो बोल ही रही थी कि अमय गुस्से से बोला, तुम एक काम क्यों नहीं करती सृष्टि? तुम रिज़ाइन क्यों नहीं दे देती? मैं मानता हूँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि तुम मेरे साथ मीटिंग में ना जा सको। और वैसे भी अगर ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो मैं तुम्हें बोलता नहीं। पर अगर अब तुम इस मीटिंग में नहीं जाना चाहती तो ठीक है, कल से तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए तो तुम अपने लिए नई जॉब ढूंढ लेना। ये बोलकर अमय तुरंत अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और सृष्टि के होश उड़ गए। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। मन तो उसका यही कर रहा था कि वो अमय को जवाब देकर तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन आज ही मानव ने उसे जॉब को लेकर धमकी दी थी। वो तो उसकी सैलरी भी पूछ रहा था, ऐसे में वो जॉब छोड़कर कैसे ही जा सकती थी। वो अपना सिर झुकाकर बोली, सॉरी सर, मैंने आपको नाराज कर दिया, पर मैं आपके साथ मीटिंग में चलने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अमय के चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत सृष्टि के पास आया और सृष्टि की पीठ पर अपना हाथ रखकर बोला, वेरी गुड, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। अपनी तबीयत से ज़्यादा तुम्हें मेरे काम की फिक्र है।
बस तुम ऐसे ही काम करती रहो, मैं तुम्हें कभी भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए वो अपना हाथ सृष्टि की पीठ पर बुरी तरह से सहलाने लगा था। सृष्टि को उसकी उंगलियां अपनी पीठ पर अंदर की तरफ महसूस होने लगी। शायद उसका ब्लाउज थोड़ा सा फटा हुआ था। वो तुरंत पीछे की तरफ होने लगी, लेकिन अमय ने उसको कमर से पकड़कर रोक लिया और बोला, अब अगर तुम मेरे लिए इतना कर रही हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए कुछ करने का। उस मीटिंग के अलावा तुम्हें आज कोई और काम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा दूंगा, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। सृष्टि अब एक झटके से पीछे हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे शॉपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है सर। ये बोलते हुए उसने अपना पल्लू पीछे की तरफ से ऊपर किया और अपने उस फटे हुए ब्लाउज को ढक लिया। अमय हंसा और बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं करवाता, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी तो दे सकता हूँ ना। वैसे भी आज सबको सैलरी दी जा रही है और मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी सैलरी मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से दूंगा। ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखा हुआ एनवेल्प उठाया और सृष्टि की तरफ बढ़ाया। सृष्टि ने उस एनवेल्प को अपने हाथों में लिया और बोली, थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ। अभी वो ये बोल ही रही थी कि अमय ने अब एक और एनवेल्प उठाया और बोला, ये तुम्हारा बोनस। सृष्टि हैरानी से बोली, बोनस? किस चीज़ का बोनस सर? क्या ये बोनस सबको दिया जा रहा है? अमय तुरंत बोला, नहीं नहीं, ये बोनस तो मैं स्पेशली तुम्हें दे रहा हूँ और इससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ अगर तुम मुझे खुश कर दो। अमय की बात सुनकर सृष्टि के कानों में मानव की बातें गूंज गई। ज़रा अपने बॉस को खुश रखा करो, 2 पैसे ज़्यादा आएंगे। उसकी बात याद कर ही सृष्टि की आंखों में नमी आ गई। वो तुरंत बोली, नहीं सर, अगर ये बोनस सबके लिए नहीं है तो ये मुझे नहीं चाहिए। सैलरी के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर अब सृष्टि एक पल वहाँ पर रुके बिना वहाँ से चली गई। अमय बस गुस्से से उसे जाते हुए देखता रहा। सृष्टि की सैलरी सिर्फ 30,000 थी, लेकिन अमय उसे पूरे 50,000 बोनस में दे रहा था, लेकिन सृष्टि उस बोनस को ठुकरा कर चली गई। अमय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे खुश करना तो दूर, तुम मेरा गुस्सा बढ़ाए जा रही हो सृष्टि। लेकिन तुम बेशक से मुझसे कितना ही दूर जाने की कोशिश कर लो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बचकर निकल गई, लेकिन आज नहीं निकल पाओगी। आज तो मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। क्या अमय के घटिया इरादों से प्रलय बचा पाएगा सृष्टि को? क्या सृष्टि का सच जानने के बाद भी प्रलय करेगा उससे ऑब्सेशन वाला प्यार? जानने के लिए पढ़ते रहिए। सृष्टि जैसे ही अपने केबिन में आए और अपनी चेयर पर बैठी, उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमय हर दिन अपनी हर हद पार करता जा रहा था और सृष्टि चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अपनी गाड़ी में था और डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी और अचानक ही उसने अपनी गाड़ी जोर से घुमाई, क्योंकि सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। अगले ही पल उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराए और प्रलय का सिर जोर से स्टीयरिंग पर लगा। देखते ही देखते खून की बूंदें उसके पैरों पर गिरने लगी थी और प्रलय की आंखें बंद हो चुकी थी। वहीं राणा, उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं अमय उसका पीछा करते करते उसके केबिन में तो नहीं आ गया, लेकिन जब उसने दरवाजे पर रागिनी को देखा तो उसकी सांस में सांस आए। रागिनी उसके पास आए और उसे देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना सृष्टि? सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखती रही। रागिनी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा। उसके कान के पास चोट लगी हुई थी, जो शायद आज सड़क पर गिरने की वजह से लगी थी। वो चोट की तरफ देखते हुए बोली, ये चोट तुम्हें कैसी लगी सृष्टि? और तुम इतना लेट कैसे हो गई? तुम तो रोज टाइम पर आती हो, तो फिर आज क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? सृष्टि ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं कुछ भी नहीं, वो बस घर पर थोड़ा काम था तो देरी हो गई आने में। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ हल्की हल्की कांप रही थी। रागिनी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सृष्टि एकदम से दर्द से कराह उठी। जब एक दिन पहले मानव ने उसे बैट से मारा था तो सबसे ज़्यादा उसके कंधे पर ही मारा था, और अब जब भी सृष्टि खुद भी अपने कंधे को छूती थी तो उसे बहुत दर्द महसूस होता था। रागिनी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, क्या हुआ? तुझे दर्द हो रहा है क्या कंधे पर? देख, अगर कुछ ऐसा है जो तू मुझे बताना चाहती है तो बता ना। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सृष्टि मुस्कुराए और बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। आज मैं लेट हो गई ना, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो बिल्कुल झूठी थी, लेकिन ये झूठी मुस्कुराहट भी बहुत कम उसके चेहरे पर आती थी। रागिनी भी मुस्कुराए और बोली, ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से अपना काम निपटाओ, फिर उसके बाद हम दोनों एक साथ लंच करते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और सृष्टि ने उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर शिकन भरे भाव आ गए, क्योंकि आज शाम को उसे अमय के साथ मीटिंग पर जाना था और मीटिंग के बारे में सोच सोच कर ही उसे घबराहट हो रही थी।
वहीं दूसरी तरफ हार्दिक, जो प्रलय को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे निकला था, जब उसे प्रलय कहीं आसपास नहीं मिला तो उसने तुरंत उसकी लोकेशन चेक करवाई। लोकेशन हाईवे पर थी। वो तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच गया। वहां पर देखा तो उसकी गाड़ी के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो तुरंत प्रलय के पास आया। उसकी हालत देखकर उसका दिल धकसा रह गया। उसने जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद डॉक्टर प्रलय का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी। जैसे ही डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए, हार्दिक उनके सामने जाकर खड़ा हुआ और परेशान होते हुए बोला, प्रलय ठीक तो है ना डॉक्टर? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? डॉक्टर बोले, नहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, लेकिन चोट थोड़ी गहरी है, इसीलिए होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। बस 2-3 घंटे। एक बार होश आ जाए उसके बाद ही उनकी एक्चुअल कंडीशन के बारे में कुछ कहा जा सकता है। हार्दिक एक राहत के सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड तुम ठीक हो प्रलय। कुछ देर बाद प्रलय को होश आया। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, खुद को हॉस्पिटल में देखकर वो एकदम से चौंक गया। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसने अपने हाथ पर लगा हुआ कैनुला हटाया और बेड से उठने लगा। नर्स तुरंत उसके पास आए और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राणा? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है, आप ऐसे बेड से उठ नहीं सकते। प्रलय गुस्से से बोला, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। साइड हटो यहाँ से। प्रलय और उस नर्स की आवाज़ सुनकर हार्दिक, जो बाहर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, वो तुरंत अंदर की तरफ आया। प्रलय को होश में आते देख उसकी जान में जान आ गई थी। वो जल्दी से उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, तू ठीक तो है ना प्रलय? और ये नर्स सही कह रही है, तुझे इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट कर ले। प्रलय ने उसे घूर कर देखा। हार्दिक के दिल में इस वक्त कई सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि का सच जानने के बाद प्रलय का रिएक्शन कैसा होगा। वो उसे अपना पाएगा या नहीं, या फिर उसके शादीशुदा होने की बात सुनकर प्रलय पीछे तो नहीं हट जाएगा। हालांकि उसे प्रलय पर यकीन था कि प्रलय उन लोगों में से नहीं जो अपने प्यार से पीछे हट जाए। बेशक से फिर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक डर बैठा हुआ था। हार्दिक एक बार फिर से बोला, तू क्या सोच रहा है प्रलय? तू ठीक तो है ना? तेरी यूनिवर्स के बारे में जानकर कहीं तू उसे छोड़ने। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, खबरदार जो मेरे सामने फालतू की बकवास की तो। और क्या मतलब कि मेरी यूनिवर्स के बारे में जानकर क्या पता लगा मुझे? हाँ क्या? कुछ भी तो नहीं। मेरी यूनिवर्स आज भी मेरे लिए वैसी ही है जैसे पहले थी, और अब मुझे सिर्फ उसे ढूंढकर उसे अपनी दुनिया में नहीं लाना, बल्कि पहले उसे बर्बाद करने वालों की बर्बादी लानी है और फिर अपनी यूनिवर्स को अपनी दुनिया में लाना है। ये बोलते हुए प्रलय का चेहरा एकदम सख्त था। हार्दिक उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह गया। प्रलय अपनी जगह से उठा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो 2 साल से मैंने अपने प्यार को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया कि मेरी यूनिवर्स मुझे मिल जाएगी। तभी मुझे उसे सही से ढूंढना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब मैं और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं मेरी यूनिवर्स को ढूंढ कर रहूंगा। अब मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। अभी वो ये बोल ही रहा था कि उसके फ़ोन पर उसके आदमी का फ़ोन आया। अपने आदमी की बात सुनकर प्रलय का चेहरा गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि अभी अभी उसके आदमी ने उसे बताया था कि सृष्टि अमय राणा के पास काम करती है। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, अभी इसी वक्त मुझे अमय राणा की लोकेशन बताओ और साथ ही साथ मेरी यूनिवर्स की भी। तभी सामने वाला आदमी बोला, सर अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, खबरदार अगर कोई फालतू बकवास की तो। उसका आदमी तुरंत अपनी जुबान संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि अमय राणा आज अपनी मीटिंग के लिए होटल वेन्यू हाउस गया है और सृष्टि मैडम भी उसके साथ ही है। उसकी बात सुनते हुए ही प्रलय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे हार्दिक भी हॉस्पिटल से बाहर निकला। इस वक्त वो प्रलय को अकेले बिल्कुल भी नहीं रहने दे सकता था, क्योंकि प्रलय की तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन जब तक वो गाड़ी के पास पहुंचता, प्रलय गाड़ी लेकर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अमय के साथ होटल वेन्यू हाउस पहुंच चुकी थी। दोनों वहां के टॉप फ्लोर पर बने हुए एक लग्जरियस रूम 501 के बाहर खड़े थे। सृष्टि हैरानी से अमय की तरफ देखते हुए बोली, सर हम तो मीटिंग में आए हैं ना, तो ये रूम। उसकी बात सुनकर अमय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई। अमय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसी मीटिंग रूम्स में ही होती है सृष्टि। आज तक तुम ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग में आई नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता, लेकिन आज तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये बोलकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। सृष्टि भी दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर की तरफ देख रही थी, जहां पर सामने ही उसे 3-4 बिजनेसमैन दिखाई दे रहे थे। उन सबको देखते हुए उसने एक राहत की सांस ली और अंदर की तरफ आई। अंदर मीटिंग शुरू हो चुकी थी और सृष्टि वही साइड में खड़ी थी।
उसके हाथों में एक फाइल थी। वो बस जल्द से जल्द इस मीटिंग के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। तभी वो सारे बिजनेसमैन उठे और अमय की तरफ देखते हुए उनमें से एक बिजनेसमैन बोला, हम जल्द से जल्द आपको अपना फैसला बता देंगे मिस्टर राणा। तब तक आप इस प्रोजेक्ट की बाकी सारी डिटेल्स भी हमें दे दीजिएगा। अमय ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और फिर वो सब लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही सृष्टि तुरंत अमय की तरफ देखते हुए बोली, अब हमें भी चलना चाहिए सर, काफ़ी टाइम हो गया है। अमय उसके पास आया और बोला, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो सृष्टि? एक मिनट, ये कहते हुए वो टेबल की तरफ घूमा और फिर वहां से पानी का गिलास उठाकर सृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम ये पियो, थोड़ा रिलैक्स फील करो, उसके बाद हम चलते हैं। सृष्टि तुरंत बोली, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस जल्दी घर जाना है। अमय एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना पहले तुम ये पानी पियो, कितनी थकी हुई लग रही हो तुम। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने बेमन से ही उसके हाथों से पानी का वो गिलास लिया और उसे पीने लगी। अभी उसके हाथों में पकड़े हुए गिलास का पानी पूरा खत्म भी नहीं हुआ था कि उसने अचानक ही अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसकी आंखें बंद होने लगी थी और देखते ही देखते उसके हाथों से वो पानी का गिलास गिर गया और वो बेहोश होकर नीचे गिरने को हुई, लेकिन अमय ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो सृष्टि के चेहरे की तरफ देखते हुए बेशर्मी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब आया मजा। उसने तुरंत सृष्टि को बेड पर लिटाया और जाकर दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो सृष्टि के पास आया और अपनी लस्ट भरी नज़रों से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तो आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गई, तुम मेरे बिस्तर पर आ ही गई। कहा था मैंने तुमसे, चुपचाप मेरी बात मान लो, लेकिन तुम तो बड़ी जिद्दी निकली। पर अमय राणा को लोगों की जिद तोड़ना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोलते हुए वो बेड पर झुका और सृष्टि की कमर की तरफ देखने लगा, जो साड़ी और ब्लाउज के बीच के फासले की वजह से साफ दिखाई दे रही थी। उसने सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे बहुत ही ज़्यादा सेडिक्टिव वे में सहलाने लगा। उसकी बॉडी को सहलाते हुए वो हल्का सा ऊपर की तरफ आया और फिर उसकी गर्दन को छूने लगा। कुछ देर बाद वो उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन और उसके कंधों को चूमने लगा। उसके हाथ सृष्टि के बदन पर चल रहे थे। क्या अमय हो पाएगा अपने इरादों में कामयाब? जानने के लिए पढ़ते रहिए। अमय सृष्टि के साथ रूम नंबर 501 में था और सृष्टि बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। अमय उसकी बॉडी को सहलाते हुए उसकी गर्दन और उसके कंधों को चूम रहा था। उसके सिर पर सृष्टि को हासिल करने का जुनून सवार था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय, जो इस वक्त अपनी गाड़ी में था, वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुझे और तेरे इरादों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अमय। कोई लड़की तेरे आसपास हो और वो सेफ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर तूने मेरी सृष्टि पर अपनी घटिया नज़र भी उठाई ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये बोलते हुए उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा तेज कर दी थी। वही होटल वेन्यू हाउस में अमय ने सृष्टि के कंधों से उसका पल्लू हटाया और अब सृष्टि का सीना उसके सामने था। कसा हुआ ब्लाउज पहनने की वजह से उसका फिगर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे देखते हुए अमय की नज़रों में बेशर्मी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वो उसके ब्लाउज को खोलने लगा, लेकिन तभी टेबल पर रखा हुआ इंटरकॉम बजा। अमय के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने तुरंत फ़ोन उठाया तो सामने से रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अमय के चेहरे के वो फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा गहरे हो गए। वो तुरंत बोला, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ प्रलय भी होटल वेन्यू हाउस पहुंचा और वो सीधा रूम नंबर 501 के बाहर आया। उसने रूम का पता पहले ही लगवा लिया था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने बेड पर गई जहां पर सृष्टि बेहोश लेटी हुई थी। उसे देखते ही प्रलय का दिल धक्सा रह गया। वो तुरंत अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही वो सीधा सृष्टि के करीब आया। सृष्टि का खूबसूरत सा चेहरा बेहद लाल नजर आ रहा था, शायद उस ड्रग्स की वजह से जो अमय ने उसे दिए थे। प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, तुमसे ऐसे ही घटियापन की उम्मीद थी मुझे अमय राणा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने प्रलय राणा की यूनिवर्स के साथ इस तरह की घटिया हरकत करने का सोचकर। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन पहले मुझे मेरी यूनिवर्स को संभालना है। ये बोलते हुए उसकी नज़र सृष्टि की गर्दन और उसके कंधों पर थी, जहां पर गहरे लाल निशान नजर आ रहे थे। वो बड़े प्यार से सृष्टि की गर्दन छूते हुए बोला, जिसने तुम्हें ये जख्म दिए हैं ना, अगर उसे तुम्हारे कदमों पर नहीं लेकर आया तो ये प्रलय राणा भी प्रलय राणा नहीं। सृष्टि की इन्फॉर्मेशन में प्रलय को मानव के बारे में भी पता चल चुका था और जब से उसने पिक्चर्स में मानव का चेहरा देखा था, तब से ही उसका मन कर रहा था कि कहीं से मानव उसके सामने आ जाए और वो उसका बुरा हाल कर दे। उसने सृष्टि को तुरंत अपनी गोद में उठाया और वहां से लेकर दूसरे रूम में आया। वहीं दूसरी तरफ जब प्रलय सृष्टि को लेकर अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी कॉरिडोर में अपना चेहरा छुपाकर खड़ी रागिनी की आंखें बड़ी हो गई। वो सृष्टि को लेने ही यहाँ पर आई थी। उसे पता था अमय उसके साथ जरूर कोई घटिया साजिश करेगा, इसीलिए वो उसी को बचाने यहाँ पर आई थी।
उसने ही रिसेप्शन से कॉल करके अमय को नीचे बुलाया था। प्रलय जैसे ही सृष्टि को अपने रूम में लेकर आया, उसने सृष्टि को बेड पर लिटाया। उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर उसके रूम में पहुंच चुके थे। उन्होंने सृष्टि की हालत को देखते हुए उसे इंजेक्शन दिया, जिससे अब सृष्टि को जल्द ही होश आ जाने वाला था। प्रलय ने फैसला कर लिया था कि वो आज ही सृष्टि को अपने दिल की सारी फीलिंग्स बताएगा और उसे वर्मा हाउस तो बिल्कुल वापस जाने ही नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ रागिनी भी उसके लिए परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सृष्टि को प्रलय के रूम से कैसे बाहर निकाले। तभी डॉक्टर के निकलने के बाद वो उस रूम की तरफ गई और उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे अंदर सृष्टि के अलावा कोई नज़र नहीं आया। वो तुरंत अंदर आए और उसने सृष्टि के कंधे को जोर से हिलाया तो सृष्टि ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ चलो यहाँ से सृष्टि। अगर तुम यहाँ से नहीं निकली तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। रागिनी ने उसकी खड़े होने में हेल्प की और उसे लेकर तुरंत बाहर की तरफ आ गई। बाहर आते वक्त उसने रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया ताकि प्रलय बाहर ना सके। उसने प्रलय का चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ पीछे से उसे देखा था। सृष्टि, जिसका सिर जोरों से दर्द हो रहा था, वो रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, मैं उस रूम में क्या कर रही थी? मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है? रागिनी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये सब उस अमय की वजह से हो रहा है। उसने शायद तुम्हें कोई घटिया ड्रिंक दी है ताकि तुम अपने होश खो दो। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि को याद आया कि अमय ने उसे पानी पिलाया था। वो समझ चुकी थी कि जरूर उस पानी में कुछ मिला हुआ था। रागिनी उसे देखते हुए तुरंत बोली, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा सृष्टि। डॉक्टर ने सृष्टि को जो इंजेक्शन लगाया था, उसकी वजह से सृष्टि काफ़ी जल्दी अपनी सेंसेस में आ गई थी। रागिनी उसे लेकर बाहर की तरफ आए और ऑटो में बैठकर वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रलय जो वॉशरूम गया था, जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने सृष्टि को गायब देखकर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत बाहर की तरफ आने लगा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वो बेड की तरफ देखते हुए बोला, ये तुमने सही नहीं किया यूनिवर्स। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया ताकि तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता सकूं। तुम होश में आओ तो हम दोनों बात कर सके, लेकिन तुम मुझसे बात किए बिना ही चली गई। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उसने तुरंत मैनेजर को कॉल करके रूम का दरवाज़ा खुलवाया और जल्दी से उस रूम में आया जहाँ पर अमय सृष्टि को लेकर गया था। एक शक उसे ये भी था कि कहीं अमय तो सृष्टि को अपने साथ वापस नहीं ले गया, लेकिन जब वो उस कमरे में आया तो अमय वहाँ पर अकेला खड़ा था। वो अभी अभी रूम में वापस आया था और उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही प्रलय समझ चुका था कि सृष्टि उसके पास नहीं है। शायद होश में आने के बाद वो खुद से वहाँ से चली गई, और अगर खुद से वहाँ से गई है तो वो जरूर वर्मा हाउस जाएगी। उसने अमय के कंधे पर अपना हाथ रख तो अमय एकदम से कांप उठा। वो पलटकर हैरानी से प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ? प्रलय उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें किसी और को देखने की हसरत हो रही थी क्या? अमय तुरंत बोला, मुझे किसे देखने की हसरत हो रही थी और किसे नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार पंच प्रलय ने अमय के चेहरे पर जड़ दिया और अगले ही पल उसे गिरेबान से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अमय एकदम हैरान रह गया। हालांकि प्रलय और उसके बीच बेहिसाब नफरत थी, लेकिन हाल फिलहाल तो ऐसा कोई रीजन ही नहीं था कि प्रलय उस पर हाथ उठाए। वो गुस्से से प्रलय की तरफ देख रहा था और प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूनिवर्स के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? ये बोलते हुए उसने बिना एक पल गंवाए उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच और जड़ दिया। इस बार अमय के मुंह से खून का फुहारा छूट पड़ा। उसने धक्का देते हुए प्रलय को खुद से दूर किया और अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। वो प्रलय की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में बोला, कौन? कौन यूनिवर्स? प्रलय उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए उसके करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सृष्टि प्रलय राणा। उसकी बात सुनकर अमय एकदम शॉक्ड हो गया। उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि प्रलय और सृष्टि के बीच कुछ हो सकता है। वही प्रलय ने अब उसे गिरेबान से पकड़ा और बोला, आइंदा अगर तूने मेरी यूनिवर्स को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो अब तो सिर्फ तेरा मुंह तोड़ा है, अगली बार तुझे पूरा तोड़ दूंगा। ये बोलकर उसने एक जोरदार कोहनी अमय की गर्दन पर मारी और अमय की दर्द से चीख निकल गई। वो सीधा जमीन पर जाकर गिरा और प्रलय अपनी आग उगलती हुई नज़रों से एक नज़र उसे देखकर तुरंत वहां से चला गया। अमय का पूरा चेहरा खून से लहूलुहान हो चुका था, लेकिन दर्द से ज्यादा वो इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। सृष्टि और प्रलय के अफेयर के बारे में सोचकर वो बुरी तरह से जल रहा था। वहीं ऑटो में बैठी सृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे अमय पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज अमय ने अपनी हर हद पार कर दी थी। सृष्टि ने सोच लिया था कि अब वो अमय के पास जॉब नहीं करेगी, वो ये जॉब छोड़ देगी।
बेशक से मानव और संतोष जी उस पर गुस्सा ही क्यों ना करें। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो घर तक पहुंची और जैसे ही वो घर के अंदर आई तो उसने देखा कि संतोष जी किचन में खड़ी काम कर रही है। उन्हें किचन में काम करते देख सृष्टि हैरान रह गई। वो अंदर की तरफ आए और संतोष जी जो खाना बना रही थी वो उनके रोकते हुए बोली, आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? माफ़ कीजिए, आज मुझे फिर से घर आने में देरी हो गई, पर आप नाराज मत होइए, मैं अभी खाना बना लूँगी। संतोष जी मुस्कुराए और उसके गाल पर अपना हाथ फेर कर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? रोज तुम मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हो, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिला दूँ। आखिर मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम बेटी हो मेरी। उनकी बातें सुनकर सृष्टि बस उनकी तरफ देखती ही रह गई। तभी विनी भी किचन में आए और अपने हाथों में पकड़ी हुई एक कुर्ती सृष्टि को दिखाते हुए बोली, ये देखिए भाभी, ये मैंने आपके लिए लिया है, आपको कैसा लगा? और आप लेट आने के लिए परेशान क्यों हो रही है? इतना लेट तो चलता है, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती है, आखिर टाइम तो लगेगा ही ना काम करने में, आने जाने में। विनी की बातों से सृष्टि और भी ज़्यादा हैरान थी। विनी ने सृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए बोली, माँ हम सबके लिए खाना बना लेगी, आप चलिए मेरे साथ, बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बोलते हुए वो सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सबके मिजाज बदले बदले क्यों है। संतोष जी ने उसे जाते देखा और मुंह बनाते हुए बोली, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस बदतमीज बेशर्म को भी अपनी बेटी बोलना पड़ रहा है। वही विनी जो सृष्टि को हाथ पकड़कर बाहर सोफे की तरफ ले आई थी, उसने सृष्टि के पस पर अपना हाथ रखा और बोली, वैसे भाभी आज तो 10 तारीख है, तो आज तो आपको सैलरी मिली होगी ना? उसके मुंह से सैलरी का जिक्र सुनकर सृष्टि को समझ आया कि सबके बदलाव का कारण क्या है। तभी दरवाजे से मानव अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नज़र सृष्टि पर गई, लेकिन वहां पर ना रुककर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। सृष्टि विनी की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे भैया को शायद मेरी ज़रूरत होगी। उसकी बात सुनकर विनी उससे कुछ कहने लगी, लेकिन सृष्टि अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। विनी ने उसके पस पर अपना हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं, आप भैया की बात सुनकर आ जाए, अपना सामान यहीं रख जाए। लेकिन सृष्टि अपना पस लेकर वहां से जाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ अभी, दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। सृष्टि अपने कमरे में आई तो देखा मानव अपने कपड़े बदल रहा था। सृष्टि ने अपना पस अलमारी में रखा और अपने पस में जो सैलरी का एनवेल्प था उसे निकालकर मानव के सामने लेकर खड़ी हो गई। मानव ने उसे देखा और फिर जैसे ही उसकी नज़रें सृष्टि के हाथों पर गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने तुरंत वो एनवेल्प सृष्टि के हाथों से लिया और बोला, तो तुम्हें सैलरी मिल गई? कहा था ना मैंने तुमसे कि आज तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराए और बोली, हाँ बॉस ने आज ही दे दी। अच्छा मानव जी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मानव ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या क्या कहना चाहती थी? ये बोलते हुए वो नोट गिन रहा था। सृष्टि को हिचकिचाहट हो रही थी। वो थोड़ी हिम्मत कर बोली, वो क्या है ना, मैं सोच रही थी मैं थोड़े दिन के लिए अपनी जॉब छोड़। उसकी बात सुनते हुए मानव के हाथ रुक गए थे और वो गुस्से से सृष्टि को घूर रहा था। क्या सृष्टि छोड़ देगी अपनी जॉब? और क्या होगा जब होगा उसका दोबारा प्रलय से सामना जानने के लिए पढ़ते रहिए। जैसे ही मानव ने सृष्टि की जॉब छोड़ने की बात सुनी, उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो सृष्टि की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने जॉब छोड़ने की बात कही तो यहाँ पर मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा कि घर पर बिठाकर मुफ्त की रोटियां खिलाऊंगा। मैं भी सारा दिन मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तब जाकर पूरे घर का खर्चा चला पाता हूँ, और तू कहीं की महारानी नहीं है जो घर पर बैठकर ऐश करेगी। अगर इतना ही आराम से रहने की इच्छा हो रही है ना, तो जा दफ़ा हो जा यहाँ से, जाकर अपने मायके में जितना आराम करना है कर। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते ही रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मानव गुस्से से बोला, अब दफ़ा हो जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। ये बोलकर मानव ने वो पैसे अपनी जेब में रखे और फिर पहले वो जो नॉर्मल कपड़े पहन रहा था, अब उनकी जगह उसने दूसरे कपड़े पहने और वहां से चला गया। सृष्टि बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, आराम तो इंसान करते हैं मानव जी, मुझे तो अब इंसानों वाला एहसास होता ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। रात के तकरीबन 1 बजे, नाइट हुक्का एंड ड्रिंक बार। मानव अपने दोस्त राजीव के साथ क्लब में आया हुआ था। जब भी उसे सृष्टि की सैलरी मिलती तो वो उन्हें ऐसे ही खर्च करता था। उसकी नज़रें सामने डांस कर रही एक लड़की पर टिकी हुई थी जो अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी। शायद वो कुछ सेलिब्रेट कर रही थी। उसे देखते हुए मानव की नज़रों में बेशर्मी नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय की गाड़ी भी उसी बार के बाहर आकर रुकी। उसके साथ हार्दिक भी था। प्रलय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और वही फ्रस्ट्रेशन निकालने वो बार में आया था।
दोनों बार के अंदर आए और उस काउंटर के पास आए जहां पर मानव अपने दोस्त राजीव के साथ बैठा था। तभी अचानक से वहां पर एक आवाज गूंजी, मानव वर्मा हूं मैं। मानव वर्मा, तुम्हें पता है कितनी बड़ी कंपनी में जॉब करता हूं मैं, और क्या चीज़ हूं मैं, और तुम्हारी औकात क्या है मुझे मना करने की। ये आवाज़ सुनकर प्रलय और हार्दिक दोनों ने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर मानव उस लड़की के ऊपर झुककर खड़ा था और गुस्से से उसे अनाप शनाप बोल रहा था। वो लड़की मानव की तरफ देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर अब भी आप नहीं रुके तो मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। जैसे ही उसने कहा, मानव ने उस लड़की के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसे बालों से खींचते हुए बोला, तू मुझे पुलिस की धमकी दे रही है? तुझ जैसी लड़कियां कैसी होती है ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये क्लब है और इस क्लब में आकर जो तू सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही है ना, ये ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्लब में किस तरह की लड़कियां आती है ये हर कोई जानता है। वो लड़की मानव के इस तरह उसके बाल पकड़ने से दर्द से कराह उठी। वही प्रलय की गुस्से से मुट्ठियां कंस गई। उसे तो वैसे भी मानव की तलाश थी और अब मानव को अपने सामने देखकर वो खुद को रोक ही नहीं पाया। वो मानव और उस लड़की की तरफ बढ़ गया। अब तक तो उसने सिर्फ मानव के बारे में सुना था और अब उसकी बेशर्मी वो अपनी आंखों से देख रहा था। वो लड़की दर्द से कराहते हुए बोली, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। वरना उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव दांत पीसते हुए उस पर झुककर बोला, तुझे तो मैं बताता हूं कि तेरी औकात क्या है, चल यहां से। ये बोलते हुए मानव ने उस लड़की को बालों से ही पकड़कर आगे की तरफ खींचा। वो शायद उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। क्लब में मौजूद हर एक शख्स मानव और उस लड़की को देख रहा था और उन दोनों के बारे में बातें भी कर रहे थे। किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि वो उस लड़की की मदद कर उसे मानव से छुड़ाएं। उस लड़की की फ्रेंड्स जो उस लड़की के साथ ही थी, वो भी थोड़ा पीछे की तरफ हट गई थी। मानव उसे बालों से खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा, लेकिन अचानक ही किसी ने मानव को पीछे से उसके गिरेबान से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मानव एकदम हैरान रह गया और गुस्से से बोला, किसकी हिम्मत हुई? अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय उसे गुस्से से देखते हुए बोला, प्रलय राणा की। ये बोलकर प्रलय ने जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया तो एक ही पंच में मानव के होठों के किनारे से खून बहने लगा। हार्दिक जल्दी से प्रलय के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, छोड़ यार प्रलय, चलते हैं यहाँ से। प्रलय ने हार्दिक का हाथ खुद से झटकाया और बोला, नहीं ऐसे कैसे? मेरे सामने कोई किसी लड़की से बदतमीजी करे और उसे मैं जिंदा छोड़ दूं? ऐसा तो हो भी कैसे सकता है? ये बोलकर प्रलय ने एक पंच मानव के चेहरे पर और जड़ा और इस बार दूसरी तरफ से मानव के होठों से खून बहने लगा। दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और प्रलय के गिरेबान को पकड़कर बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तू है कौन? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ? प्रलय व्यंग्य से बोला, तुझ जैसे एरे गहरे इंसान को प्रलय राणा का जानना जरूरी भी नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ मैं तेरे बारे में कि तुझे लड़कियों की इज्जत करना किसी ने सिखाया नहीं। पर आज प्रलय राणा तुझे ये सबक जरूर सिखाएगा। ये बोलकर अब प्रलय ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी कलाई को बुरी तरह से मरोड़ दिया। मानव की दर्द से चीख निकल गई और वो अपने हाथ को झटकते हुए पीछे की तरफ हट गया। दर्द से वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो लड़की रोने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो प्रलय को बड़ी ही उम्मीद भरो नजरों से देख रही थी। हार्दिक ने एक बार फिर से प्रलय को संभाला और बोला, इस वक्त हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं प्रलय। तू जानता है ना, हमें और भी बहुत सारी चीज़ करनी है। मैं नहीं चाहता तू किसी और प्रॉब्लम में फंसे। प्रलय ने गुस्से से हार्दिक की तरफ देखा और बोला, अपनी प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा हूं मैं। इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तू जानता नहीं है ये कौन है? अभी प्रलय हार्दिक से बात ही कर रहा था कि मानव ने बार काउंटर पर रखी हुई एक बोतल उठाई और प्रलय के सिर पर फोड़ दी। प्रलय की गुस्से से आंखें बड़ी हो गई। उसके सिर का तो कुछ नहीं गया, लेकिन वो बोतल पूरी चकनाचूर होकर नीचे जमीन पर बिखर चुकी थी। हर कोई अब पीछे की तरफ हट गया था। बार की सिक्योरिटी टीम मानव की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन प्रलय ने जैसे ही अपना हाथ हल्का सा अपने कंधे से ऊपर की तरफ किया, वो पूरी सिक्योरिटी टीम पीछे की तरफ हट गई। मानव गुस्से से कांपते हुए उसे देख रहा था। प्रलय धीमे धीमे कदमों से मानव के पास आया और उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, अब तक तो तुझे इसलिए मार रहा था क्योंकि तूने उसे नुकसान पहुंचाया जिसे प्रलय राणा कोई खरोच भी नहीं आने दे सकता, लेकिन अब तू मेरे हाथों से इसलिए मरेगा क्योंकि प्रलय राणा को हाथ लगाने वाला इंसान अपने पैरों पर खड़ा रह जाए। ये तो फिर प्रलय राणा की शान के खिलाफ है। ये बोलकर अब उसने जोर से अपना घुटना ऊपर की तरफ किया और मानव के पेट पर मारा तो मानव दर्द से तड़पते हुए पीछे बार काउंटर पर लगा। प्रलय ने अपने एक ही हाथ से मानव को ऊपर की तरफ उठाया और उसे बार काउंटर पर पटक दिया। मानव दर्द से तड़प उठा।
हार्दिक भी अब पीछे की तरफ हट गया था और उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। प्रलय शुरू से ही ऐसा था। उसकी लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ ही थी जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव था। एक उसकी माँ कुसुम राणा, एक उसकी यूनिवर्स और एक वो खुद। मानव दर्द से तड़पता रहा और प्रलय उस बार काउंटर पर उसे लिटाकर उसके चेहरे और उसकी गर्दन पर पंच जड़ता रहा। मानव का पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया था। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे अच्छी तरह से पीटने के बाद प्रलय जब पीछे की तरफ हटा और फिर वहां पर रखी हुई चेयर उठाकर मानव के पैरों पर मारी, मानव की दर्द भरी चीख एक बार फिर से उस बार काउंटर पर गूंज गई। अब तक आधे से ज्यादा बार खाली हो चुका था। लोग वहां से जा चुके थे। वो लड़की भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां से निकल गई थी क्योंकि उन्हें किसी भी मामले में नहीं फंसना था और अब जो हो रहा था वो बहुत ही बड़ा इशू होने वाला था। उसे दर्द से तड़पते हुए देख अब प्रलय पीछे की तरफ हटा तो मानव सीधा उस बार काउंटर से नीचे की तरफ गिरा और गिरते ही उसकी आंखें बंद हो गई। प्रलय अभी गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देख रहा था। राजीव जो अब तक वहीं पर खड़ा था वो प्रलय की तरफ तरस भरी नजरों से देख रहा था। प्रलय जब अंदर की तरफ आया था तो उसने मानव और राजीव को एक साथ देखा था। वो राजीव की तरफ आया और अपनी जेब से नोटों का बंडल निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए बोला, इलाज करवा देना इसका, लेकिन समझा देना कि आइंदा से कुछ भी करें लेकिन प्रलय राणा के सामने किसी से बदतमीजी और खुद प्रलय राणा के साथ बदतमीजी ना करें। जिंदा छोड़ दिया इसे, मेरा एहसान माने, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर प्रलय तुरंत उस बार से बाहर आ गया। हार्दिक भी उसके पीछे पीछे आया। प्रलय आकर गाड़ी में बैठा और हार्दिक भी उसके साथ वाली सीट पर बैठते हुए बोला, यार ये तूने क्या किया? तुझे पता है ये मामला कितना ऊपर तक जाएगा और इसका फ़ायदा कौन कौन उठाएगा? प्रलय गुस्से से बोला, देख तुझे अगर ये सब बकवास करनी है ना तो अभी इसी वक्त गाड़ी से निकल जा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है और ख़राब मत कर। हार्दिक उसे समझाते हुए बोलो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुझे समझा रहा था। प्रलय ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर गुस्से से कांपते हुए बोला, गेट आउट। हार्दिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रलय इस बार थोड़ा और चिल्लाकर बोला, बाहर निकल मेरी गाड़ी से। हार्दिक तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया। वो जानता था कि वो प्रलय के गुस्से को शांत नहीं कर सकता। उसे बस अकेले में वक्त बिताना होगा। मुंबई, रात के करीबन 2 बजे। सृष्टि मानव को ढूंढने के लिए बाहर चौक तक गई थी। अभी तक मानव घर नहीं आया था और उसे टेंशन हो रही थी क्योंकि मानव पूरी सैलरी लेकर घर से गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं मानव एक बार फिर से उसकी सैलरी अपनी गलत आदतों पर खर्च ना कर दे, लेकिन जब मानव बाहर चौक पर कहीं दिखाई नहीं दिया तो वो तुरंत घर पर वापस आ गई। हालांकि उसे डर भी बहुत लग रहा था लेकिन वो जानती थी कि मानव अपनी गलतियों का दोष भी कल को उसे ही देता। वो घर आई तो आते ही संतोष जी उसे देखते हुए बोली, ये सही है, पति घर पर नहीं है और पत्नी बाहर गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। हमारा तो जीवन ही सत्यानाश कर दिया है इस मनहूस ने। पता नहीं अब इससे परेशान होकर मेरा मानव कहाँ गया। सृष्टि उनकी कड़वी बातें सुनकर नाराज होने की बजाय उनके पास आए और बोली, आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मानव जी जल्दी ही आ जाएंगे। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि घर का लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। संतोष जी ने फ़ोन उठाया तो सामने से राजीव की आवाज़ आई। राजीव ने उन्हें मानव के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बारे में बताया तो संतोष जी के हाथ से फ़ोन छूट गया। क्या रिएक्शन होगा सृष्टि का जब उसे पता चलेगा मानव की हालत के बारे में जिसका जिम्मेदार है प्रलय? क्या प्रलय की इस हरकत के बाद सृष्टि आ पाएगी प्रलय के करीब? जानने के लिए पढ़ते रहिए। जैसे ही संतोष जी ने फ़ोन पर मानव की हालत के बारे में सुना उनके हाथों से फ़ोन छूट गया। वह रो रो कर सबको बाहर बुलाने लगी और जैसे ही राघव जी बाहर की तरफ आए वो और भी ज़्यादा पूरी तरह से रोते हुए उन्हें वो सब बताने लगी जो अभी अभी राजीव ने उन्हें बताया। कुछ ही देर में सृष्टि और मानव का बाकी परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुका था। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में मानव का ट्रीटमेंट कर रहे थे और मानव की फैमिली और सृष्टि बाहर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए और बोले, पेशेंट की हालत काफ़ी ख़राब है, उन्हें बुरी तरह से मारा पिटा गया है, कुछ जख्म तो बहुत गहरे हैं जो इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगे और कुछ दिन उन्हें अब बेड रेस्ट करना होगा क्योंकि उनके पैरों की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मानव के बारे में ये सब सुनकर सृष्टि ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। उसका दिल बुरी तरह से कांपने लगा था। वही डॉक्टर की बात सुनते ही संतोष जी ने चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया था। हालांकि सृष्टि को मानव के साथ वो अटैचमेंट नहीं थी कि वो उसके लिए पागलों की तरह रोए, लेकिन फिर भी उसे मानव के लिए बुरा लग रहा था। संतोष जी ने जब सृष्टि की तरफ देखा तो गुस्से से कांपते हुए उसके पास आए और बोली, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू कभी उसे खुश रख ही नहीं सकती, वो कभी ऑफिस से आने के बाद कहीं बाहर नहीं जाता, लेकिन आज ना जाने तूने उससे ऐसा क्या कहा कि वो बाहर चला गया और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। संतोष जी की बातें सुनते हुए सृष्टि को रोना आ रहा था।
मानव के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी, लेकिन फिर भी सारा दोष उस पर डाला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय इस वक्त अपने घर राणा मैंशन में था और अपने बेड पर लेटा हुआ बार बार लैंप ऑन ऑफ कर रहा था। उसकी आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा घूम रहा था और कानों में सृष्टि की बातें गूंज रही थी। वो सृष्टि को याद करते हुए बोला, बेशक से कुछ भी हो जाए यूनिवर्स, अब तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। अगर तुम शादीशुदा होती ना तो शायद मैं पीछे हट भी जाता, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसके बाद तो पीछे हटने का कुछ चांस ही नहीं बनता। तुम मेरी हो और मेरी होकर रहोगी, उसके लिए फिर बेशक से मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्रलय राणा जब किसी चीज़ को हासिल करने की जिद पर आता है तो किसी भी हद तक जाता है और तुम तो उसके ऑब्सेशन की हद हो। तुम्हारे लिए तो हर हद पार होगी। ये बोलकर अब उसने लाइट बिल्कुल ऑफ कर दी थी। अंधेरे में भी सिर्फ प्रलय को एक ही चीज़ नजर आ रही थी और वो था सृष्टि का खूबसूरत सा चेहरा। सुबह का वक्त, हॉस्पिटल में। मानव की फैमिली हॉस्पिटल से घर वापस जा चुकी थी। कहने को तो कल जब डॉक्टर ने मानव की सिचुएशन बताई तो संतोष जी ने रो रो कर हॉस्पिटल को सिर पर उठा लिया था, लेकिन जब हॉस्पिटल में रुकने की बारी आई तो वो लोग सृष्टि को वहां पर अकेला छोड़कर चले गए थे। पूरी रात सृष्टि ने उस चेयर पर बैठकर गुजारी। सुबह के वक्त जब मानव को होश आया तो सृष्टि तुरंत बाहर से अंदर की तरफ गए। मानव होश में आते ही गुस्से से कांपने लगा था। उसके सामने प्रलय का चेहरा घूम रहा था और कानों में प्रलय की बातें। सृष्टि ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना मानव जी। जैसे ही मानव को अपने कंधे पर सृष्टि का हाथ महसूस हुआ उसने जोर से अपना कंधा झटकाया। हालांकि उसे अपने कंधे में दर्द महसूस हुआ लेकिन इस वक्त गुस्सा दर्द से भी ज्यादा था। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। मानव गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, दफा हो जा यहाँ से, इस वक्त मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। सृष्टि रोते हुए बोली, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती मानव जी। अभी माँ जी भी आने वाली होंगी, एक बार वो आ जाए उसके बाद मैं बाहर चली जाऊंगी। प्लीज़ आप नाराज मत होइए, आपकी तबीयत खराब है। मानव ने इस बार कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ में लगी हुई ड्रिप हटाई और बिस्तर से खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर जमीन पर अच्छे से रखे उसके पैर लड़खड़ा गए। सृष्टि ने जल्दी से अपने कंधे पर उसका हाथ रखकर उसे संभाला। मानव ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, अपाहिज नहीं हो गया हूँ, अपने पैरों पर चल सकता हूँ, तेरे सहारे की जरूरत नहीं है। कहा ना एक बार दफा हो जा यहाँ से, तुझे सुनाई नहीं देता क्या। सृष्टि का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। वो मानव को देख रही थी जो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा कांप रहा था। उसने एक बार फिर से अपने पैरों को आगे बढ़ाया तो इस बार वो तुरंत गिरने को हुआ। सृष्टि ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाला और रोते हुए बोली, प्लीज मानव जी गुस्सा मत कीजिए, मैं कह रही हूं ना आपसे, जैसे ही माँ जी आएंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब तक प्लीज़ खुद को शांत रखिए, आपको वॉशरूम जाना है ना, मैं आपको वॉशरूम ले चलती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिए। मानव ने इस बार कुछ नहीं कहा और सृष्टि के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसके पैरों पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। जब जब मानव के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकलती तो सृष्टि को अपनी दर्द भरी वो सिसकियाँ याद आ जाती जो मानव के दिए जख्मों की गवाही देती थी। पिछले 2 सालों से मानव ने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा था जब उसने सृष्टि को मारा पीटा ना हो। पता नहीं क्यों लेकिन मानव को इस हालत में देखकर सृष्टि के दिल में एक अलग सी फीलिंग थी। एक तरफ उसे मानव के लिए बुरा लग रहा था तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब मानव को एहसास हो कि आखिर दर्द होता क्या है। सुबह के करीबन 11 बजे राणा मैंशन। प्रलय राणा मैंशन से अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकला और ड्राइव करते हुए उसने अपने एक आदमी को फ़ोन किया। उस आदमी का नाम अतुल था। अतुल जो उसका हर एक इम्पॉर्टेंट काम संभालता था। अतुल उसका मैनेजर कम उसका राइट हैंड ज़्यादा था। उसने अतुल को ही सृष्टि की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था और अब वो अतुल को सृष्टि के आसपास रहने के ऑर्डर्स दे रहा था। अतुल फ़ोन पर बोला, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। उसकी बात सुनकर प्रलय ने ओके कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर प्रलय चाहता तो आज से ना जाने कितना वक्त पहले ही वो सृष्टि के बारे में सब कुछ पता कर चुका होता, लेकिन आज तक उसने किसी को भनक भी नहीं लगने दी थी कि उसकी ज़िंदगी में उसकी यूनिवर्स भी है। वो बस सृष्टि को खुद तक रखना चाहता था और इस इंतजार में था कि सृष्टि खुद उसकी आंखों के सामने आए, लेकिन अब तो बस उसे किसी तरह सृष्टि को अपने पास लाना था। कुछ देर बाद प्रलय का केबिन नॉक हुआ और हार्दिक अंदर आया। हार्दिक ने आते ही उसे गुस्से से देखा। प्रलय बस अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हार्दिक उसे गुस्से से देख रहा है। आखिर हार्दिक ही खींचते हुए बोला, ये सब क्या है प्रलय, ये सब तू कैसे कर सकता है। प्रलय ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया। हार्दिक गुस्से से बोला, तू राणा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर रहा है। तू जानता है ना राणा इंडस्ट्रीज का सीईओ कौन है।
और तूने कहा था कि तुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो फिर अब राणा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने का क्या मतलब बनता है? प्रलय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, क्योंकि मुझे राणा इंडस्ट्रीज चाहिए। हार्दिक फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, क्यों? ऐसा क्या खास है राणा इंडस्ट्रीज में? तू जानता है अमय राणा को, कितना घटिया इंसान है वो, और ऊपर से तेरे डैड भी। प्रलय जो एक बार फिर से अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लगा था, उसके मुंह से डैड का जिक्र सुनकर ही उसने तुरंत नजरें उठाकर वापस हार्दिक की तरफ देखा और गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, वो डैड नहीं है मेरे। उनका नाम योगेंद्र राणा है, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उन्हें उनका नाम लेकर बुलाओ। हार्दिक एक पल के लिए चुप हो गया। प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और हार्दिक के बिल्कुल सामने खड़े होकर बोला, मुझे राणा इंडस्ट्रीज किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए फिर चाहे मुझे उन लोगों से ही डील क्यों ना करनी पड़े, जिन लोगों की तरफ मैं नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहता। हार्दिक उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रलय के दिमाग में चल क्या रहा है। ये जुनून जो उसकी आंखों में नजर आ रहा था, ये जुनून तो प्रलय की आंखों में सिर्फ अपनी यूनिवर्स के लिए नजर आता था, और फिलहाल प्रलय की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी भी उसकी यूनिवर्स चाहिए। तो प्रलय बाकी सब चीज़ छोड़कर राणा इंडस्ट्रीज के पीछे क्यों पड़ा है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। हार्दिक कुछ बोलता उससे पहले ही प्रलय बोला, जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। मुझे जल्द से जल्द राणा इंडस्ट्रीज जाना है, वो भी पूरे राइट्स के साथ। हार्दिक कुछ बोल ही नहीं पाया। वो जानता था कि वो जितना प्रलय को समझाने की कोशिश करेगा, प्रलय उतना ही ज़्यादा जिद करेगा, इसीलिए वो वापस उसके केबिन से बाहर निकलकर अपने केबिन में आ गया। वहीं प्रलय के चेहरे पर इस वक्त डेविल स्माइल थी। कल रात अमय ने सृष्टि के साथ जो हरकत करने की कोशिश की थी, उसके बाद प्रलय अमय को सृष्टि के आसपास भी भटकने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने राणा इंडस्ट्रीज को ही टेक ओवर करने का सोच लिया था, ताकि उस अमय को भी सृष्टि से दूर कर दे और सृष्टि को भी अपने आसपास रख पाए। प्रलय ने कॉल रिसीव किया तो सामने से अतुल की आवाज़ आई, सर सृष्टि मैडम के हस्बैंड को कुछ देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। मैं यही हॉस्पिटल के बाहर हूँ, क्या मुझे उनके घर तक उन्हें फॉलो करना है? प्रलय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, नहीं, अब तुम वहां से हट सकते हो। ये बोलते हुए प्रलय ने टेबल पर रखी हुई अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। क्या चल रहा है प्रलय के दिमाग में? क्या है अमय राणा और प्रलय राणा का रिश्ता? क्या करेगा प्रलय सृष्टि को हासिल करने के लिए? अमय इस वक्त गुस्से में अपने केबिन में बैठा था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अभी अभी उसे पता चला कि उसकी इंडस्ट्रीज के 99% शेयर किसी और के नाम हो चुके हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। रातों रात कोई कैसे उसकी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। वो फ़ोन पर गुस्से से गरजते हुए बोला, लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? मुझे मेरे सारे शेयर वापस चाहिए। अगर मुझे तुमने मेरे सारे शेयर वापस नहीं दिलवाए तो तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो अमय राणा आखिर चीज़ क्या है। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और एक आवाज़ वहाँ पर गूंजी। बेशक से कोई और अमय राणा को जानता हो या नहीं, लेकिन ये प्रलय राणा उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये आवाज़ सुनकर अमय ने दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने प्रलय को देखकर गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। प्रलय ने अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए थे। वो बड़े ही एटीट्यूड से चलते हुए अमय के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, चलो कम से कम इतनी तो समझ है तुम में कि जब कंपनी का न्यू ओनर आता है तो उसके लिए चेयर खाली कर देनी चाहिए, वरना मुझे तो लगा मुझे तुम्हें खींचकर इस सीईओ की चेयर से उठाना पड़ेगा और फिर धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा। अमय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आकर मुझे ही ये सब बोलने की? और तुम यहाँ आए तो आए कैसे? कल तुमने जो किया उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आओ। अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय हंसा और हंसते हुए उसकी बगल से होकर जाकर अमय की चेयर पर बैठ गया। वो चेयर पर कुछ इस तरह से बैठा कि ऐसा लग रहा था जैसे एक शेर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया हो। अमय ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसे अपनी चेयर पर बैठे हुए देखकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो तुरंत अपनी चेयर के पास आया और बोला, उठो यहाँ से, वरना मुझे गार्ड्स बुलाने पड़ेंगे। प्रलय हंसा और बोला, अब तक तो तुम्हारे गार्ड्स को भी पता चल चुका होगा कि अब इस कंपनी का मालिक अमय राणा नहीं बल्कि कोई और है, तो वो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? प्रलय की बात सुनकर अमय हैरान रह गया। वो लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोला, तुम्हें कैसे पता कि इस कंपनी का मालिक बदल चुका है? कहीं तुमने ही तो? बोलते बोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। जब उसकी नज़र प्रलय की डेविल स्माइल पर गई तो वो सब समझ चुका था। उसने गुस्से से प्रलय का गिरेबान पकड़ और बोला, हाउ डेयर यू, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो प्रलय के मुंह पर पंच जड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल प्रलय ने उसके सीने पर अपना पैर रखा और उसे जोर से धक्का दिया, तो प्रलय के एक धक्के से ही अमय नीचे जमीन पर जाकर गिरा।
प्रलय अपनी जगह से उठा और अमय के पास आया। वो अमय को अपनी सर्द दर्द नज़रों से देखते हुए बोला, आइंदा मेरे गिरेबान को हाथ मत लगाना। अभी तो सिर्फ जमीन पर धक्का दिया है, जमीन के अंदर गाड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुम जैसी गंदगी की नज़र भी मैं अपनी सृष्टि पर न पड़ने दूं तो यहाँ तो मेरी यूनिवर्स जॉब करती है, भले मैं तुझे यहाँ कैसे रहने दे सकता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अमय समझ चुका था कि प्रलय ने ये सब क्यों किया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ जाकर गुस्से से गरजते हुए बोला, समझते क्या हो तुम खुद को? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस सृष्टि को मुझसे बचा लोगे? लगता है भूल गए हो तुम कि एक बार पहले भी मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन चुका हूं। मेरे बाप ने तुझे और तेरी माँ दोनों को लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाला था ना। जैसे ही अमय ने ये बात शुरू की, प्रलय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो पंच एक बार फिर से अमय के मुंह पर आ चुका था और अमय के मुंह से इस बार खून निकल गया। उसके होठों के किनारे फट गए थे। प्रलय ने उसे गर्दन से पकड़ा और खींचते हुए पीछे दीवार तक लेकर गया। वो गुस्से से कांपते हुए उसकी गर्दन को दबाकर बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम का नाम बीच में लाने की? मेरे बाप ने मुझे लात मारकर बाहर नहीं निकाला, बल्कि मैंने मेरे बाप को छोड़ा क्योंकि जैसा वो घटिया था वैसे ही घटिया उसकी हरकतें थी और मुझे घटिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलकर प्रलय ने एक ही झटके में अमय को छोड़ा। अमय और प्रलय दोनों ही गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी प्रलय ने वहां टेबल पर रखी हुई बेल बजाई। उस बेल के बजते ही 4 गार्ड्स अंदर आए। प्रलय उन गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, अब तक तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम्हारा बॉस बदल चुका है, तो अपने इस नए बॉस को खुश करो और यहाँ से कचरा बाहर निकालो। ये बोलते हुए उसने इशारा अमय की तरफ किया। उन गार्ड्स के गले सूखने लगे। आज तक अमय उनका बॉस था और अमय का हर एक ऑर्डर उन्होंने फॉलो किया था, लेकिन आज कुछ ही पलों में जैसे पूरी दुनिया पलट गई थी। अमय गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर हाथ भी लगाया ना मुझे तो हाथ तोड़ दूंगा। मेरे कुत्ते हो तुम और मुझे ही काटने चले हो। उन गार्ड्स के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। तभी प्रलय बोला, लेकिन अब तुम्हारा मालिक बदल चुका है, तो अब तुम्हें तुम्हारे नए मालिक के इशारों पर ही भोंकना भी होगा और काटना भी होगा। अभी इसी वक्त इस कचरे को बाहर निकालो। मुझे गंदगी से एलर्जी है और जो पैदा ही गंदगी से हुआ हो उसे तो मैं अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए प्रलय की नज़रें अमय पर और भी ज़्यादा तिरछी हो गई। प्रलय की बात सुनकर अमय गुस्से से भड़कते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन प्रलय के इशारे पर अब 2 गॉड्स ने अमय को कसकर पकड़ लिया था। वो लगभग से खींचते हुए अमय को बाहर लेकर जाने लगे। प्रलय अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके पास आया और बोला, तो कैसा लग रहा है अपनी ही कंपनी से बाहर निकलते हुए? अमय गुस्से से कांपते हुए बोला, ये तो मैं तुझे बहुत जल्दी बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है। तूने अभी जो मेरे साथ किया है ना, अगर इसका बदला मैंने तेरे से सूद समेत नहीं लिया तो मैं भी अमय राणा नहीं, इस कंपनी और उस सृष्टि को दोनों को तुझसे छीन कर रहूंगा मैं। प्रलय व्यंग्य से हंसा और बोला, तुझसे जो होता हो तू कर ले, प्रलय राणा का चैलेंज है ये तुझे। ये बोलकर प्रलय ने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो वो गॉड्स तुरंत अमय को वहां से ले गए। प्रलय ने उनके जाने के बाद एक गहरी सांस ली और उस केबिन को देखा। उसे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये राणा इंडस्ट्रीज तो उसने सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के लिए अपने कब्जे में ली थी। ये राणा इंडस्ट्रीज प्रलय के दादाजी की थी, जिस पर उनके जाने के बाद योगेंद्र राणा का हक हुआ। योगेंद्र राणा प्रलय के डैड और वो शख्स जिससे प्रलय हद से ज़्यादा नफरत करता था। अमय राणा प्रलय का सौतेला भाई था और अगर प्रलय जिंदगी में किसी से सबसे ज़्यादा नफरत करता था तो वो अमय राणा और योगेंद्र राणा ही थे। प्रलय तुरंत उस केबिन से बाहर निकला और आंखों पर गॉगल्स लगाकर ऑफिस से बाहर जाने लगा। उसे वहां पर देखकर सारे एम्प्लॉइज एक बार फिर से खड़े हो गए थे। सब जानते थे कि प्रलय राणा इंडस्ट्रीज का असली हकदार भी है और असली मालिक भी। लेकिन नरेंद्र राणा से परेशान होकर प्रलय ने लगभग से भीख में राणा इंडस्ट्रीज को अमय को दे दिया था, पर अब एक बार फिर से प्रलय को राणा इंडस्ट्रीज चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के पास रहने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस। सृष्टि सारा काम खत्म करके रात को कमरे में आई तो देखा मानव बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। सृष्टि तुरंत भागती हुई उसके पास आए और उसका हाथ अपने कंधे पर रखा। मानव उसके सहारे से खड़ा हुआ और सृष्टि उसे बाथरूम में लेकर गई। कुछ देर बाद सृष्टि ने मानव को अपने कंधे की मदद से ही बेड पर वापस लिटाया और वहां से जाने लगी। वो मानव से दूर जाती उससे पहले ही मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। सृष्टि हैरान रह गई। वो मानव को देखते हुए बोली, क्या हुआ मानव जी? मानव गुस्से से बोला, कहाँ जा रही है? चल लेट बेड पर, मेरा मूड हो रहा है। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मानव जी? आपकी तबीयत सही नहीं है, आपके पैर में इतना दर्द है। और उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव बोला, तबीयत खराब है लेकिन नामर्द नहीं हो गया हूं, जो कुछ कर नहीं सकता।
कहा ना लेट बेड पर या फिर मैं दिखाऊं तुझे कि अभी कितनी पावर है मेरे अंदर। सृष्टि को उसकी बातों से डर लग रहा था। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। मानव ने उसे देखा और फिर उसके ऊपर झुकने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो सृष्टि के ऊपर झुका दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसे यूं चीखते हुए देखकर डर में भी सृष्टि को हंसी आने लगी, लेकिन उसने तुरंत अपनी हंसी को रोका। मानव ने उस पर पूरी तरह से झुकने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं झुक गया तो उसने एक जोरदार थप्पड़ सृष्टि के चेहरे पर जड़ दिया। सृष्टि हैरान रह गई और दर्द से उसकी भी चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मानव उसे गुस्से से देखते हुए बोला, बदतमीज, मजाक उड़ाती है मेरा। एक बार मेरी हालत ठीक हो जाए उसके बाद तेरे ये दांत मैं अच्छे से निकलवाऊंगा। अगर तुझे अधमरी नहीं कर दिया तो मैं भी कुछ नहीं। सृष्टि अपनी जगह पर लेटी यही सोचती रही कि पहले उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी और फिर अब शायद उसकी हंसी भी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। अपने आंसू साफ करते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और फिर वापस करवट लेकर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मानव गुस्से से पागल हो रहा था। सबसे ज्यादा नफरत तो उसे उस इंसान से हो रही थी जिसकी वजह से वो आज बेड पर था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, एक बार मैं अपने पैरों पर सही से खड़ा हो जाऊं उसके बाद जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। अगर उसका भी हाल ऐसा नहीं कर दिया तो मैं भी मानव नहीं। वहीं दूसरी तरफ हुक्का बार में प्रलय और हार्दिक दोनों काउंटर पर बैठे थे। हार्दिक ड्रिंक कर रहा था लेकिन प्रलय बस चुपचाप बैठा था। हार्दिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सोच रहा है तू? प्रलय ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हल्का सा ना में हिलाया और अपनी जगह से उठकर बार से बाहर की तरफ बढ़ गया। हार्दिक हैरानी से उसे देखने लगा। वो तुरंत प्रलय के पीछे पीछे भागता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अपनी यूनिवर्स के बारे में सोच रहा है क्या? प्रलय ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं जा रहा हूं मेरी यूनिवर्स के पास। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर हार्दिक की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ कहता उससे पहले ही प्रलय अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। प्रलय को यूं जाते देख हार्दिक भी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसके पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि प्रलय आखिर गया कहाँ पर। उसे सृष्टि के घर का एड्रेस भी नहीं पता था। प्रलय ने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय की गाड़ी वर्मा हाउस के बाहर आकर रुकी और प्रलय अपनी गहरी नज़रों से गाड़ी के अंदर बैठे ही घर के दरवाजे की तरफ देखने लगा। अंदर बेड पर सोई हुई सृष्टि की आंखें एकदम से खुल गई और वो बेचैनी से गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी आंखों के सामने प्रलय का चेहरा घूम रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रलय के होंठ अभी भी उसके हाथ को छू रहे हो। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में नमी तैर गई। वहीं प्रलय अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या सच में प्रलय आज ही ले जाएगा अपनी सृष्टि को अपने साथ? क्या होगा जब सृष्टि देखेगी प्रलय को अपने घर पर? जानने के लिए पढ़ते सृष्टि और मानव दोनों बेड पर सोए हुए थे। सृष्टि रो रो कर थक चुकी थी और अब उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी मानव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुझे कि कमरे में पानी लाकर रख दिया कर। अब क्या मैं खुद अपने लिए पानी लेने जाऊं? उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सृष्टि तुरंत बेड पर उठकर बैठी और टेबल पर रखे हुए जग की तरफ देखने लगी जिसमें आधा जग पानी था। वो जग की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन जग में पानी है तो सही। मानव गुस्से से बोला, लेकिन आधा जग है, जाकर पूरा भर के लेकर आ। सृष्टि तुरंत बेड से नीचे उतरी और वो आधा जग लेकर किचन में चली गई। इस वक्त सब लोग सो रहे थे। सृष्टि किचन में आई और जाकर लाइट ऑन करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। सृष्टि एकदम हैरान रह गई। वो जोर से चिल्लाने को हुई लेकिन उस शख्स ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसके मुंह को दबा दिया था। सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसकी साइड में लाइट ऑन हुआ। उस लाइट की जलती हुई लौ में सृष्टि को प्रलय का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। प्रलय को अपने सामने देखकर सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय उसे देखते हुए बोला, चिल्लाओगी? सृष्टि ने बड़ी ही मासूमियत से अपना चेहरा ना में हिलाया। वो भला कैसे ही चिल्ला सकती थी? अगर वो चिल्लाती तो पूरा घर ही इकट्ठा हो जाता है और अगर कोई प्रलय को देख लेता तो प्रलय का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन सृष्टि की जिंदगी में प्रलय जरूर आ जाता। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बस प्रलय की तरफ देखती रही और प्रलय ने अब मुस्कुराते हुए उसके चेहरे से अपना हाथ हटा दिया। सृष्टि कुछ पल तो उसे यूं ही देखती रही और फिर भागकर वहां से जाने लगी, लेकिन प्रलय ने अब उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब लगा लिया। अब तक लाइट बुझ चुका था। एक बार फिर से प्रलय ने वो लाइट ऑन किया और फिर वहां साइड में रखा हुआ कैंडल जला दिया। सृष्टि का गला सूखने लगा। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आप कौन है? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं?
देखिए प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। अगर कोई आपको मेरे साथ देखेगा तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन मेरी जान ले लेंगे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप समझ रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ और मैं मानव से बहुत प्यार। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय उसे सर्द नज़रों से देखते हुए बोला, बेशक से कुछ भी कह देना यूनिवर्स, लेकिन ये मत कहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जब चीज़ें हद से बाहर चली जाए तो प्रलय खुद हद से बाहर हो जाता है। उसकी बातें बातें कम और सृष्टि को धमकी ज़्यादा लग रही थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। प्रलय ने उसकी आंखों के नीचे अपना अंगूठा रखा और उसे एरिया को हल्का हल्का सहलाने लगा। सृष्टि रोते हुए बोली, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मैंने तो कभी आपको पहले देखा तक नहीं, तो क्यों आप कल से मेरे पीछे पड़े हैं? प्लीज़ यहाँ से चले जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्रलय उसे देखते हुए बोला, मैं यहाँ से चला जाऊँगा लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। उसने तुरंत अपना सर नाने हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहूंगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं शोर मचा दूंगी। प्रलय डेविल स्माइल के साथ बोला, शोर मचाना है? सृष्टि तुरंत बोली, देखिए मैं सिर्फ आपको धमकी दे रही हूँ, वरना शोर तो मैं मचा ही नहीं सकती। पर प्लीज़ आप चले जाए ना यहाँ से। आप शायद कोई और लड़की ढूंढ रहे हैं और आपको कोई गलतफहमी हो गई। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं सच में अपने पति। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उसने खुद ही अपनी बात बीच में छोड़ दी और अपना मुंह बंद कर लिया। अभी जो प्रलय ने उसे धमकी दी थी वो उसे याद आ गई थी। उसकी हरकत देखकर प्रलय के चेहरे की डेविल स्माइल लंबी हो गई। वो सृष्टि के चेहरे पर झुका। मोमबत्ती की लौ में उसका चेहरा काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उसके चेहरे पर झुककर बोला, मुझे जानना चाहती हो? जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? सृष्टि ने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया। प्रलय मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपना दबाव बनाकर उसे और भी ज़्यादा खुद से लगाते हुए बोला, मैं वो हूँ जिसकी तुम हो और तुम प्रलय राणा की हो। सृष्टि कुछ पल उसकी आंखों में देखती ही रह गई। प्रलय इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप लग रहा था, जैसे कोई सनकी इंसान हो। सृष्टि डरते हुए बोली, मैं सिर्फ अपने पति की हूँ। प्रलय उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, तुम्हारा होने वाला पति मैं हूँ। तुम्हें पता है यूनिवर्स, मैंने तुम्हारा नाम यूनिवर्स क्यों रखा? यूनिवर्स शब्द उसके मुंह से सुनकर पहले तो सृष्टि बस हैरानी से देखती रही और फिर हल्का सा इशारों में पूछा, क्यों? प्रलय ने उसके माथे पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ किया और बोला, क्योंकि तुम मेरी यूनिवर्स हो। मेरी वो दुनिया जो मैंने खुद ने बनाई है। मेरी वो दुनिया जो मेरे हिसाब से चलेगी। मेरी वो दुनिया जो सिर्फ मेरी है। मेरी वो दुनिया जिसकी सांसें भी मेरी मर्जी से चलेगी। जब सब कुछ मेरा होगा तो कोई और तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? ना यूनिवर्स, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी दुनिया पलट सकती है लेकिन प्रलय राणा की यूनिवर्स किसी और की नहीं हो सकती। सृष्टि उसकी बातें सुनते हुए उसमें बिल्कुल खो गई थी। प्रलय उसे देखते हुए बोला, आज भी उसने हाथ उठाया है क्या तुम पर? सृष्टि पता नहीं कब प्रलय की आंखों में खोए हुए अपना सिर हाँ में हिला गई। जैसे ही सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया, प्रलय की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो तुरंत किचन से निकलकर मानव के कमरे में जाने लगा। सृष्टि ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसने किसी तबाही को रोका हो। प्रलय गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रहा था। सृष्टि रोते हुए बोली, क्यों आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं? क्या मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा जिससे आपको लगा कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ? क्या मैंने आपसे कोई मदद मांगी? आप होते कौन हैं मेरे पति के बारे में कुछ बोलने वाले? देखिए, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सारी फिल्में बातें हैं और मुझे हकीकत में यकीन रखना पसंद है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो अपने पति के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ कोई रिश्ता रखे, और मेरा नाम कोई यूनिवर्स नहीं सृष्टि है। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाए। प्रलय उसे देखते हुए बोला, कहा ना तुम्हें बिना लिए यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अगर तुम चल रही हो तो चलो, नहीं तो मैं भी यही और तुम भी यहीं पर। सृष्टि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने प्रलय को मनाने की हर पॉसिबल कोशिश कर ली थी लेकिन प्रलय तो मान ही नहीं रहा था। तभी मानव के गुस्से से भरी हुई आवाज़ सृष्टि के कानों में सुनाई दी, अरे पानी लेने गई है या फिर कुआं खोदने? तू खुद वापस आ रही है या मैं तुझे लेने आऊं? उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। उसने प्रलय की तरफ देखा जो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। प्रलय का मन तो ऐसा कर रहा था कि जाकर मानव की मौत का कुआं खोद दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। सृष्टि उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ यहाँ से चले जाए। मुझे नहीं पता आप कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो मेरी दुनिया आज ही खत्म हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप कहे तो आपके पैर भी। ये बोलते हुए वो प्रलय के पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी, तो प्रलय ने तुरंत उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे रोका। उसका दिल एकदम धक्सा रह गया था। तभी सृष्टि की सांस हलक में अटकने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई किचन में आ रहा है। उसने तुरंत प्रलय के हाथ अपने कंधे से हटाए और वहां से भागते हुए बाहर की तरफ आए। जैसे ही वो बाहर की तरफ आए एकदम से लाइट ऑन हुई और सामने संतोष जी गुस्से से उसे घूरते हुए खड़ी थी। वो सृष्टि को गुस्से से देखते हुए उसके पास आए और बोली, किससे बातें कर रही थी तू? सृष्टि की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, किसी से नहीं माँ जी, मैं किससे बात करूंगी? संतोष जी गुस्से से बोली, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुझ जैसी लड़कियों को। जब पति बीमार होता है ना तो बाहर कहीं मुंह मारने लगती हो, जरूरत जो पूरी नहीं होती। बता मुझे किससे बात कर रही थी? फोन पर कर रही थी या किसी को घर ही बुला लिया तूने? ये बोलते हुए संतोष जी किचन की तरफ बढ़ गई तो सृष्टि डर से कांपने लगी। वो जल्दी से संतोष जी के पीछे पीछे आए और बोली, आप गलत शक कर रही है मुझ पर माँ जी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, आप तो जानती है ना, मैंने कभी मानव जी के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। मेरा यकीन कीजिए यहाँ पर कोई नहीं है। ये बोलते हुए वो उनके आगे आकर खड़ी हो गई। संतोष जी ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखा और फिर उसे जोर से धक्का देकर किचन की लाइट ऑन की। वो किचन में इधर उधर देख रही थी लेकिन वहां पर उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। उनका ध्यान किचन में जल रही मोमबत्ती पर गया। वो मोमबत्ती की तरफ देखते हुए बोली, ये क्यों जलाई है? सृष्टि को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसकी आंखें भी किचन में इधर उधर घूम रही थी। वो प्रलय को ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन प्रलय वहां पर था ही नहीं। संतोष जी गुस्से से चिल्लाकर बोली, बता मुझे ये मोमबत्ती क्यों जलाई है? ये बोलते हुए उन्होंने उस मोमबत्ती को अपने हाथ में उठाया। सृष्टि लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, वो ये मोमबत्ती मैंने। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, उसके पास कोई बहाना था ही नहीं और बहाने बनाने तो उसे आते भी नहीं थे। संतोष जी गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, तुझे पता है महंगाई कितनी ज्यादा है? नहीं तुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगी। ये बोलते हुए वो सृष्टि के बिल्कुल पास आ गई। सृष्टि हैरानी से उन्हें देखने लगी। संतोष जी ने सृष्टि का हाथ पकड़ा और उस जलती हुई मोमबत्ती पर रख दिया। सृष्टि की एकदम से सिसकी निकल गई। वो जलता हुआ मोम जब उसकी हथेली पर लगा तो उसे बड़ी जलन सी महसूस हुई। संतोष जी दांत पीसते हुए बोली, आइंदा अगर मुझे फालतू की कोई चीज़ बर्बाद होती हुई नजर आई ना तो अब तो सिर्फ हल्की सी जलन हुई है, कहीं ऐसा ना हो तुझे ही जिंदा जला दूं मैं। ये बोलकर उन्होंने उस मोमबत्ती को वहां पर साइड में फेंका और वहां से जाने लगी। तभी मानव एक बार फिर से जोर से चिल्लाया, कोई मुझे पानी देगा या नहीं? संतोष जी ने गुस्से से सृष्टि की तरफ देखा जो अपनी जगह पर खड़ी आंसू बहा रही थी। वो मानव से थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, अब इस बुढ़ापे में मुझे परेशान मत कर। अपनी इस मनहूस बीवी से बोल, वही तुझे पानी देगी। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर एक बड़ा सा छाला हो चुका था। उसने दर्द से एक गहरी सांस लेते हुए वापस अपनी नज़रें पूरे किचन में घुमाई लेकिन प्रलय अभी भी उसे कहीं नजर नहीं आया। वो मन ही मन सोचते ही बोली, ये सब मेरा वहम तो नहीं हो सकता। वो इंसान क्या नाम बताया था उसने अपना? प्रलय राणा। वो यहीं पर था लेकिन अब कहाँ गायब हो गया? क्या मैंने कोई सपना देखा था? कहीं ऐसा तो नहीं शाम को जो हुआ उसके बाद मुझे यूं ही ख्याल आ रहे हैं। ये बोलते हुए सृष्टि ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी कि उसकी मेंटल हालत भी ठीक नहीं थी। वो ख्वाब और हकीकत में फ़र्क नहीं समझ पा रही थी। पानी से जग भरकर वो जल्दी से कमरे में वापस आई तो मानव ने उसे फिर से 2-4 बातें सुनाई। सृष्टि चुपचाप बेड पर लेट गई और अपने हाथ की तरफ देखने लगी जहां पर वो लाल लाल छाला साफ नजर आ रहा था। सृष्टि में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर दवाई लगा सके। वो यूं ही चुपचाप सो गई और कुछ देर बाद मानव भी सो गया। थोड़ी देर बाद उनके रूम की खिड़की खुली और एक साया अंदर की तरफ आया। वो साया सीधा सृष्टि की तरफ आया। चांद की रोशनी सृष्टि के चेहरे पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सच में सृष्टि के चेहरे में समा गई हो। उस साये ने सृष्टि के हाथ की तरफ देखा और फिर अपनी पॉकेट से एक दवा निकालकर नीचे की तरफ झुका और वो दवा सृष्टि के हाथ पर लगने लगा। वो सृष्टि के हाथ की तरफ देखते हुए बोला, इश्क कुछ ऐसा हो हमारा कि तू आग तो मैं पानी बन जाऊं, तू धूप तो मैं छांव बन जाऊं, तू इस कदर हो मेरी कि मैं तेरे इन नासूर जख्मों का मरहम बन जाऊं। होगी पार हद ए दीवानापन की, जो तू बस मेरी और मैं तेरा बन जाऊं। नींद में ही सृष्टि हल्का सा कसमसाए और उसने हल्की सी करवट ली। वो साया किसी और का नहीं प्रलय का था।
प्रलय ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों को हल्का सा सहलाकर उसके माथे पर झुककर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। गहरी नींद में होने की वजह से सृष्टि को कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके चेहरे पर अब तक जो दर्द था वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देने लगा। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और खिड़की के रास्ते वहां से बाहर चला गया। क्या सृष्टि के लिए प्रलय का ऑब्सेशन बनेगा सृष्टि के लिए कोई खतरा? क्या सृष्टि समझ पाएगी प्रलय और उसके प्यार को? जानने के लिए पढ़ते रहिए। संतोष जी अपने कमरे में थी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वॉशरूम में आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। उन्हें ठंडे पानी से नहाने की आदत थी, लेकिन आज जैसे ही उन्होंने शावर ऑन किया, शावर से एकदम से गर्म पानी आने लगा। वो हैरान रह गई और चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन तभी उनका जोर से पैर स्लिप हुआ और वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। शावर का गर्म पानी अभी भी उनके ऊपर गिर रहा था। वो नीचे से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उनके पैर पर मोच आ गई थी। उनसे हिला तक नहीं जा रहा था, पर किसी तरह रेंगते हुए वो वहां से साइड हटी, पर तब तक वो पूरी तरह से जल चुकी थी। गरम गरम पानी जो शावर से गिर रहा था उससे उनकी पूरी स्किन लाल हो चुकी थी। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया, लेकिन सिर्फ राघव जी अंदर आए। जैसे ही उन्होंने संतोष जी की हालत देखी, वो हैरान रह गए और उनके पास आकर बोले, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे गिर गई और इतना गर्म पानी? बोलते हुए उन्होंने शावर की तरफ देखा और जल्दी से शावर बंद किया। संतोष जी दर्द से कराहते हुए बोली, पता नहीं, इस वॉशरूम में तो गीज़र भी नहीं लगा, लेकिन कैसे यहाँ पानी गर्म आ रहा है? मैं पूरी जल गई राघव जी, मैं पूरी जल गई। ये बोलते हुए उनकी सिसकियाँ उस वॉशरूम में गूंज रही थी। बाहर की तरफ खड़ी सृष्टि हैरान रह गई। विनी भी वहीं पर थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, एक तो यहाँ पर सबका ड्रामा नहीं खत्म होता। ये बोलकर विनी तुरंत वहां से चली गई। सृष्टि को वॉशरूम से संतोष जी और राघव जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो हैरानी से बोली, माँ जी के कमरे में तो गीज़र लगा ही नहीं, तो फिर गर्म पानी कैसे आया? पता नहीं। ये बोलकर उसने भी अपने कंधे उचकाए और किचन में चली गई, जहां पर वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। वही वर्मा हाउस की बैकसाइड पर खड़े प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। कल रात जब संतोष जी ने मोमबत्ती से सृष्टि का हाथ जलाया था तो वो सब देखकर भी वो वापस राणा मैंशन चला गया, लेकिन आज सुबह सुबह वो अपने साथ एक आदमी को लेकर वापस वर्मा हाउस आया और अब उसी की बदौलत संतोष जी ने आज गरम गरम पानी से बढ़िया वाला स्नान किया था। उसने अपनी गाड़ी में साथ बैठे आदमी को नोटों की एक गड्डी दी और वो आदमी उन पैसों को अपने सिर से लगाते हुए गाड़ी से उतरा और फिर वहां से चला गया। प्रलय चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, ये मत समझ लेना कि ये मेरी यूनिवर्स को जलाने की कीमत थी। उसकी कीमत तो ना मैं लगा सकता और ना तुम लोग चुका सकते। पर अब शुरुआत है तुम लोगों की उस तकलीफ को सहन करने की जो तुम लोगों ने मेरी यूनिवर्स को दी थी। मेरी यूनिवर्स तो मेरे पास आएगी ही, लेकिन उससे पहले वो अपनी आंखों से तुम लोगों को इस दर्द में तड़पते हुए देखेगी जिस दर्द में तुम लोगों ने उसे तड़पाया है। ये बोलकर उसने अपनी शांत नज़रों से वर्मा हाउस की तरफ देखा और फिर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। आज उसे जल्द से जल्द राणा इंडस्ट्रीज जाना था, क्योंकि आज वहां पर उसकी यूनिवर्स आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस के अंदर सृष्टि ने सबको नाश्ता खिलाया और अपने रूम में जाने लगी। वो अपने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही थी। मानव और संतोष जी सोफे पर बैठे थे। राघव जी भी वहीं पर मौजूद थे। संतोष जी का दर्द से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सृष्टि की तरफ देखकर गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, अंदर कहाँ जा रही है तू? और ऑफिस के लिए तैयार क्यों नहीं हुई तू? आज तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? उनकी बात सुनकर सृष्टि के कदम रुक गए। वो तुरंत उनकी तरफ घूमी और बोली, मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? मानव जी की तबीयत खराब है। तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही संतोष जी गुस्से से गरजते हुए बोली, उसकी तबीयत खराब है तो क्या? तुझे तो बस आराम करने के बहाने चाहिए। उसकी तबीयत खराब है तो उसने तुझे क्या कहा है कि तू सारा दिन उसके पास बैठी रहे? नहीं ना, पर नहीं, तुझे तो बस मौका चाहिए घर पर बैठने का। बाहर जाएगी तो कहीं टूट ना जाए। सृष्टि तुरंत बोली, ऐसा नहीं है माँ जी, वो बस मैं सोच रही थी कि मानव जी को कहीं मेरी ज़रूरत ना हो। उनकी हालत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए बस। इस बार मानव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तो मैंने तुम्हें ऑफिस जाने से कब मना किया? अब मेरी तो छुट्टियां हो ही रही है, तो क्या तुम भी घर पर हाथ धर कर बैठ जाओगी? पर नहीं, तुम्हें इस चीज़ की क्या फिक्र है? तुम तो मुंह उठाकर बोल दोगी कि तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए। कभी ये सोचा है कि घर कैसे चलेगा? सृष्टि ने अपना सिर झुका लिया और बोली, मैं अभी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनकर बाहर आए और किचन की तरफ जाने लगी। संतोष जी से रोकते हुए बोली, अब किचन में कहाँ जा रही है? सब ने खाना खा तो लिया? सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं अपने लिए टिफ़िन। संतोष जी अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर बोली, नाश्ता कर लिया ना?
इतना काफ़ी है, एक दिन दोपहर में खाएगी नहीं तो मर नहीं जाएगी। चल जा जल्दी ऑफिस जा, अगर लेट हो गई तो तेरा बॉस तुझे यहाँ पर घर पर बैठने के पैसे नहीं देगा। चल जल्दी निकल यहाँ से। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और टेबल पर रखा हुआ अपना पर्स लेकर घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते वक्त उसकी आंखों में नमी थी। उसने जल्दी से उस नमी को साफ किया और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में वक्त देखा। वो पहले ही लेट हो चुकी थी। वो जल्दी से अपने बस स्टॉप की तरफ भागी और बस में बैठ गई। बस के पीछे ही एक गाड़ी थी जिसमें प्रलय बैठा था। हालांकि उसने सोचा था कि वो सीधा राणा इंडस्ट्रीज में ही अपनी यूनिवर्स से मिलेगा, लेकिन अपनी यूनिवर्स से मिलने के लिए उसे इंतजार हुआ ही नहीं। इसीलिए वो राणा इंडस्ट्री से वर्मा हाउस आया और फिर घर के बाहर आकर सृष्टि के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद सृष्टि जब घर से बाहर निकली तो उसे ऐसा लगा जैसे सालों से तपती हुई धरती पर बारिश की बूंदें गिर गई हो। उसने तुरंत अपनी गाड़ी सृष्टि के पीछे लगा ली थी। कुछ देर बाद सृष्टि बस से उतरी और सीधा राणा इंडस्ट्रीज के अंदर चली गई। अंदर आते ही आज उसे माहौल थोड़ा अलग अलग नजर आया। मानव के चक्कर में उसने कोई न्यूज़ तो देखी ही नहीं थी। वैसे भी टीवी देखना उसकी किस्मत में नहीं था और फ़ोन चलाने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं थी। इसीलिए वो दुनिया जहां की खबरों से बेखबर ही रहती थी। उसे पता भी नहीं था कि राणा इंडस्ट्रीज से अमर राणा का साया हट चुका है। वो सीधा अपने केबिन में आए और डर से कांपते हुए अपनी जगह पर बैठी। उसे डर लग रहा था कि अभी टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बजेगा और अमय उसे केबिन में बुलाएगा, लेकिन तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। केबिन का दरवाज़ा खुलते देख उसकी सांसें हलक में अटकने लगी। वो यही सोच रही थी कि अमय उसे अपने केबिन में बुलाने की बजाय खुद उसके केबिन में आ गया, लेकिन केबिन के दरवाजे पर पियून खड़ा था जिसके हाथों में एक ट्रे थी और ट्रे पर पानी का गिलास रखा हुआ था। वो हैरानी से उस पियून की तरफ देखने लगी। वो पियून अंदर की तरफ आया और टेबल पर ट्रे रखते हुए बोला, प्लीज़ मैडम पानी पी लीजिए। सृष्टि ने हैरानी से पियोन के पीछे की तरफ देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन वहां पर अमय को ना देखकर वो अब पियन की तरफ देखते हुए बोली, नहीं भैया मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वो पियन तुरंत बोला, प्लीज़ मैडम पानी पी लीजिए, मुझे ऑर्डर है कि आपको पानी पिलाना ही पिलाना है। सृष्टि हैरानी से बोली, मतलब? वो पियन अब अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ मैडम पानी पी लीजिए। उस पियन को यूं देखकर सृष्टि को कुछ समझ नहीं आया। उसने पानी के गिलास की तरफ देखा। अब उसे उस पानी के गिलास से डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी उसने वो गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगाकर सिर्फ 2 घूंट पानी पिया और गिलास वापस रख दिया। वो पियन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू मैम साहब। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती रही और वो पियन उसके केबिन से बाहर चला गया। सृष्टि के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। आज शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑफिस आते ही उसने पानी पिया हो, वरना आज तक तो सिर्फ यही होता था कि वो अपने केबिन में आकर अपना पर्स उतारे और साथ ही साथ हमें उसे अपने केबिन में बुला ले। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपना काम करने लगी, लेकिन बार बार उसकी नज़रें सामने रखे फ़ोन पर ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा प्रलय सामने लैपटॉप पर सृष्टि को देख रहा था। उसने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के केबिन की फुटेज ऑन कर रखी थी और उसे देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। जब काम करते वक्त सृष्टि कभी अपने बालों का जुड़ा बनाती तो कभी पेन को अपने होठों में दबा लेती, कभी टेबल पर अपना हाथ रखकर अपने हाथ पर अपना सिर रख लेती तो कभी पीछे सीट पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती। उसकी हरकतों को देख देख कर प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी और उसके सामने खड़ा हार्दिक लगभग से आधे घंटे से उसे देख रहा था। वो आधे घंटे पहले प्रलय के केबिन में आया था और उससे पूछ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है कि उसने राणा इंडस्ट्रीज पर टेक ओवर किया, लेकिन प्रलय तो ना जाने किस दुनिया में खोया हुआ था। हार्दिक अब पूरी तरह से खींच गया। वो प्रलय के पास आया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तू पागल हो गया है या फिर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं और तू ना जाने कौन सी दुनिया। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने लैपटॉप पर गई। वहां सृष्टि को देखकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो बस इतना ही बोला, दुनिया, तेरी दुनिया। प्रलय ने अभी भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस सृष्टि को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो पिछले 3 घंटे से लगातार सृष्टि को देख रहा है। हार्दिक अब उससे कुछ ना बोलकर सामने चेयर पर आकर बैठा और प्रलय की तरफ देखने लगा। अब उसे समझ में आया कि आखिर ये रातों रात प्रलय ने उस इंसान की कंपनी को टेक ओवर क्यों किया जिसकी वो शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, यार दुनिया में तेरे जैसा आशिक भी ना हो, आशिकी बदनाम हो जाती है। प्रलय को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हार्दिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अब लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तेरी गाड़ी ट्रैक पर है, अब मुझे अपनी गाड़ी ट्रैक पर लानी चाहिए। मुझे भी कोई मेरी दुनिया ढूंढनी चाहिए। ये बोलकर वो केबिन से बाहर निकला। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ आया, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उसकी टक्कर रागिनी से हुई।
रागिनी ने उसे गुस्से से देखा। उसे नहीं पता था हार्दिक कौन है कौन नहीं। वो बस गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अकल के अंधे हो क्या? हार्दिक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। रागिनी ने उसे धक्का दिया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। हार्दिक ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद रागिनी सृष्टि के केबिन में आए। इस वक्त उसके हाथ में टिफिन था। रागिनी को देखकर सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई। रागिनी जब टिफिन खोल रही थी तो सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी हिचकिचाहट थी, जिसे देखकर ही रागिनी समझ चुकी थी कि सृष्टि अपना खाना नहीं लेकर आए। वो मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, मैं एक्स्ट्रा खाना लेकर आई हूँ और अभी अभी गर्म भी किया है मैंने। खाना जल्दी से खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराते हुए देखकर रागिनी हैरानी से बोली, आज तो सच में मुस्कुरा रही है। क्या बात, आज ऐसा क्या खास है? उसकी बात सुनकर सृष्टि भी सोचने लगी कि आखिर आज ऐसा क्या खास है। वो जब से ऑफिस आई थी तब से 2-3 बार उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो भी बिना किसी वजह के। वो अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, पता नहीं, पर आज कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। रागिनी भी मुस्कुराए और बोली, अच्छा, वो तो लगना ही था आज हमारे बॉस जो बदल गए। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी रागिनी बोली, ये देख, आज मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट मटर पनीर लेकर आई हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई डब्बी सृष्टि की तरफ बढ़ाई, लेकिन अचानक ही उसके हाथ से वो डब्बी टेढ़ी हो गई और सारी सब्जी सृष्टि के हाथ पर बिखर गई। वो सब्जी बहुत ज़्यादा गर्म थी क्योंकि अभी अभी रागिनी किचन से टिफिन गर्म करके लाई थी। सृष्टि की दर्द से चीख निकल गई और वही अपने केबिन में बैठा प्रलय तुरंत से अपनी चेयर से उठा और सृष्टि के केबिन की तरफ भागा। वो सृष्टि के केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो अंदर बैठी सृष्टि अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसे देखने लगी। प्रलय तुरंत उसके पास आया और अगले ही पल उसने सृष्टि का दूसरा हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। रागिनी एकदम हैरान रह गई। सिर्फ रागिनी ही नहीं, ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ा हर एक एम्प्लॉय हैरानी से प्रलय और सृष्टि को देख रहा था और सृष्टि की आंखों में अब आंसू और भी ज़्यादा तेज होते जा रहे थे। वो बस एकटक नज़रों से प्रलय की तरफ देख रही थी। क्या करेगी सृष्टि जब उसे पता चलेगा कि अब अमय राणा की जगह प्रलय राणा है उसका बॉस? क्या सृष्टि का इनकार प्रलय बदल पाएगा इकरार में? प्रलय सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन की तरफ लेकर जा रहा था। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रलय राणा इंडस्ट्रीज में है। उसे हद से ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं प्रलय की इस हरकत पर अमय उसे जॉब से ना निकाल दे। प्रलय जब सृष्टि को लेकर अपने केबिन में आया तो सृष्टि का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसके हिसाब से प्रलय उसे अमय के ही केबिन में लेकर आ गया था। लेकिन सामने अमय को ना देखकर अब सृष्टि हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। प्रलय उसे केबिन के अंदर लेकर आया और आते ही सीधा उसे अपनी चेयर पर बिठा दिया। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उस चेयर से उठी और बोली, आप यहाँ पर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इस केबिन में? ये मेरे बॉस का कैबिन है, प्लीज़ यहाँ से चले जाए, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो। ये बोलते हुए उसकी गहरी गहरी सांसें ही बता रही थी कि इस वक्त वो कितनी टेंशन में है। प्रलय बिल्कुल उसके करीब हुआ और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि के लिए वक्त जैसे बिल्कुल थमसा गया हो। वो एकटक प्रलय की तरफ देखती ही रह गई। प्रलय उसके चेहरे पर झुककर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, एक शब्द नहीं कहोगी तुम? अगर एक शब्द भी अब अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारा मुंह अपने तरीके से बंद करूंगा मैं। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि प्रलय किस तरीके की बात कर रहा है। वो तुरंत बोली, देखिए आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। मैं जहाँ जा रही हूँ आप वहाँ मेरे पीछे आ रहे हैं। प्लीज़ यहाँ से चले जाए। वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसे देखकर कहा, लगता है तुम यूँ नहीं मानोगी, मुझे मेरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। ये बोलकर उसने सृष्टि की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। सृष्टि एकदम हैरान रह गई। प्रलय उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होंठ ले आया तो सृष्टि की आंखें बाहर निकलने को हो गई। उसने तुरंत प्रलय को धक्का देना चाहा, लेकिन प्रलय हल्का सा हिला और वापस उसके चेहरे पर झुक गया। सृष्टि ने तुरंत अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। पता नहीं क्यों प्रलय की नज़रें अपने होठों पर देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय उसे किस करने वाला है। उसकी इस हरकत पर प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों को दाएं बाएं घुमाते हुए उसे देख रही थी। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी तुम मेरा तरीका समझ गई यूनिवर्स। मुझे नहीं पता था इतना दिमाग चलता होगा तुम्हारा। खैर, तुम्हारे दिमाग से अपना दिल लगाऊंगा मैं। खैर, ये सब बातें छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप इस चेयर पर बैठो और मुझे अपने हाथ पर दवा लगाने दो। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि ने अपने हाथ की तरफ देखा। वो प्रलय में इतना ज़्यादा खो गई कि उसे अपने हाथ का दर्द महसूस होना ही बंद हो गया था।
वैसे भी अब कहाँ ही उसे कोई दर्द महसूस होता था। प्रलय ने उसे कंधों से पकड़ा तो सृष्टि बुरी तरह कांप गई। प्रलय ने उसे चेयर पर बिठाया और फिर वहां से हटकर साइड में बने हुए कैबिनेट में से मेडिकल बॉक्स निकाला और वापस उसके पास आ गया। सृष्टि अभी उसे देख ही रही थी कि प्रलय जाकर उसके पैरों के पास बैठ गया, तो सृष्टि को समझ नहीं आया कि वो करे तो करें क्या। वो कांपने लगी तो प्रलय ने उसके घुटने पर अपना हाथ रख दिया। सृष्टि ने तुरंत अपना पैर पीछे की तरफ खींचा। प्रलय सच में सृष्टि की जिंदगी में फिलहाल कोई प्रलय बनकर आया हुआ था। प्रलय ने अब उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो सृष्टि ने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ कर लिया। प्रलय ने दूसरे हाथ से उसके हाथ को रोका और फिर उसके हाथ को अपने करीब किया। सृष्टि अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी। उसकी आंखें एकटक प्रलय पर टिकी थी और उन आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रलय ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर एक वेट वाइप से उसका हाथ साफ किया, जहां पर अभी भी सब्जी के कुछ दाग लगे थे। सृष्टि की हल्की सी सिसकी निकल गई। प्रलय ने उसके हाथ को साफ करने के बाद उस पर बर्निंग जेल लगाए। सृष्टि को एकदम से जलन महसूस होने लगी। प्रलय ने अपने होठों को गोलकर उसके हाथ को ठंडी ठंडी हवा देनी शुरू की। सृष्टि अभी भी बस एकटक उसकी तरफ देख रही थी। प्रलय धीमे से बोला, डोंट वरी यूनिवर्स, अभी ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि होश में आई। उसने तुरंत अपना हाथ प्रलय के हाथ से खींचा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। प्रलय चुपचाप उसे देख रहा था। सृष्टि गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है आपकी? आप होते कौन है मेरे किसी जख्म पर मरहम लगाने वाले? मैंने आपसे कोई मदद मांगी है क्या? क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने ऐसा भी आपसे क्या कह दिया कि आप हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं? मैं जहां जा रही हूं मेरा पीछा कर रहे हैं, अब आप ऑफिस में भी आ गए। आप जानते भी हैं आपकी इस हरकत पर मेरे साथ क्या होगा। मेरे बॉस मुझे जॉब से बाहर निकाल देंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसके बिल्कुल पास आया और उसके होठों पर एक बार फिर से अपनी उंगली रखने लगा। सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई। पीछे चेयर थी जिसकी वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया। प्रलय ने तुरंत उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचाया, लेकिन सृष्टि पूरी तरह से चेयर पर बैंड हो चुकी थी और प्रलय उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था, सृष्टि का डर की वजह से और प्रलय का अपनी यूनिवर्स को अपनी बाहों में महसूस कर। प्रलय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है यूनिवर्स। कोई तुम्हें जॉब से बाहर नहीं निकालेगा और जॉब से बाहर उन्हें निकाला जाता है जो एम्प्लॉय हो, तुम तो अब इस इंडस्ट्रीज की ओनर हो। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, आप पागल है क्या? वैसे हरकतें तो आपकी पागलों वाली ही है, आप समझते क्या है खुद को? कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कभी मुझे अपनी यूनिवर्स बना लिया तो कभी मुझे इस इंडस्ट्रीज की मालकिन ही बना दिया। मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ, मैं सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मैं इस कंपनी की मालकिन नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय सर्द लहजे में बोला, उसका नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। सृष्टि हैरानी से बोली, क्यों नहीं आना चाहिए? मेरे घर पर आकर आप मेरे ही पति से मुझे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। मुझे मेरे बॉस का नाम लेने से मना कर रहे हैं। आप होते कौन है ये सब करने वाले और मैं आपकी बात क्यों मानूं? प्रलय एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यूनिवर्स। तुम मेरी यूनिवर्स हो, तुम्हारे दिल दिमाग पर किसी का ख्याल और तुम्हारे होठों पर किसी का नाम मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। सृष्टि अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो हल्का सा चिल्लाते हुए बोली, क्यों आप मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं? जैसे ही उसने कहा प्रलय ने उसे ऊपर की तरफ खींचा और खुद भी पीछे की तरफ हट गया। अब सृष्टि सीधा उसके सीने से आकर लगी। प्रलय ने उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेटा और फिर उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे पर झुककर बेहद सर्द लहजे में बोला, आइंदा ऐसी बात मत कह देना यूनिवर्स। तुम्हारे लिए जान लेने वाला इंसान हूं मैं, तुम्हारी जान लेने वाला नहीं, और इस जान की तो रखवाली अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। सच तो यह है कि मैं बस तुम में खोया हुआ हूँ, तुम मेरी और मैं तुम्हारा। मुझे और कुछ ना कहना है, ना जानना है। सृष्टि चिल्लाकर बोली, यूं ही कह देने से कोई किसी का नहीं हो जाता। ये बोलकर उसने प्रलय को जोर से धक्का दिया। प्रलय अब उसके पास नहीं आया, दूर से ही उसे देखता रहा। सृष्टि अपने आंसू साफ करते हुए उसके पास आए और बोली, यूं ही किसी के कह देने से कोई किसी का नहीं हो जाता है मिस्टर प्रलय राणा। शादीशुदा हूं मैं, आपको बता चुकी हूं। अब मेरा पूरा इंट्रोडक्शन लीजिए। मैं सृष्टि वर्मा, मानव वर्मा की पत्नी हूं, शादीशुदा हूं। मेरे जहन में किसी पराये मर्द का ख्याल आना भी मेरे लिए गुनाह है और मैं गलती करने से भी डरती हूं, तो गुनाह करने का तो सवाल ही नहीं बनता। मुझे नहीं पता आप यहाँ पर कैसे आए, क्यों आए। आप बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपने इस कंपनी को खरीद लिया हो, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस कंपनी की मालकिन बन सकूं, और मुझे बनना भी नहीं है।
मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, किसी और की दुनिया नहीं बनना मुझे। आइंदा मेरी इजाज़त के बिना मेरे करीब मत आइएगा वरना। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, वरना क्या यूनिवर्स। सृष्टि कांपते हुए उसे देख रही थी। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो भी धमकी के तौर पर प्रलय को सुना सके, इसलिए वो तुरंत वहां से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में समेटकर उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया। सृष्टि का चेहरा प्रलय के चेहरे को देख रहा था और प्रलय का चेहरा सृष्टि के चेहरे पर झुका हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे जो सुनाना था सुना दिया यूनिवर्स। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम आज से अभी इसी वक्त से सृष्टि प्रलय राणा हो, बेशक से मंजूर करो या ना, मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत ही नहीं। क्या कहा तुमने कि वो मानव वर्मा तुम्हारा पति है? वो इंसान होता तो बेशक से मैं ये बात समझने की कोशिश करता। जानवरों को मैं जब इंसानों की कैटेगरी में ही नहीं रखता तो रिश्तों की कैटेगरी में रखूंगा क्या? बीवी तो तुम मेरी बनोगी, बेशक मर्जी से बनो या फिर मेरी जबरदस्ती से, आई डोंट केयर। उस मानव को जिंदा छोड़ रखा है क्योंकि इतनी आसानी से तो प्रलय राणा उसे मौत भी नहीं देगा। और रही बात तुम्हारे करीब आने की, तो इजाजत उनसे ली जाती है जो गैर हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। हक है मेरा तुम पर, बेशक से दो या नहीं। प्रलय राणा मांगने वालों में से तो है ही नहीं। छीनना और जताना दोनों ही उसे बहुत अच्छी तरह से आते हैं। खुद को मेरी जिद समझो या मेरा जुनून, हासिल तो करके रहूंगा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि का दिल धकसा रह गया। वो कुछ पल यूं ही प्रलय को देखते रही और फिर तुरंत प्रलय से खुद को छुड़ाकर केबिन से बाहर की तरफ भाग गई। उसके दिमाग में बस प्रलय की बातें गूंज रही थी। प्रलय की आंखें जो उसके होठों से भी ज्यादा बोल रही थी, वो अभी भी सृष्टि को अपनी आंखों के सामने महसूस हो रही थी। वो केबिन से बाहर आई तो बाहर खड़ा स्टाफ हैरानी से उसे देखने लगा। वो किसी से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। वो तुरंत भागते हुए अपने केबिन में चली गई और जाकर दीवार से लगकर अपना चेहरा उसने अपने हाथों से छुपा लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रलय टेबल पर हाथ रखकर अपने केबिन में खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त डेविल एक्सप्रेशन थे। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट की बॉक्स निकाली और उसे लाइटर से जलाकर अपने होठों में दबाते हुए कश भरने लगा। उसने सिगरेट का धुआं होठों को गोलकर ऊपर की तरफ छोड़ा और फिर बेहद कर्कश भरी आवाज में बोला, प्रलय राणा कितना जिद्दी है ये सब जानते हैं, लेकिन प्रलय राणा अपनी जिद के लिए कितना सनकी है ये सिर्फ तुम जानोगी। आगाज मोहब्बत का हुआ है, दीवानगी ए इश्क हो तुम मेरी, हासिल तो करके रहूंगा क्योंकि जिद हो तुम मेरी। मैं पागल हूं और बहुत पागल हूं, सोचो क्या होगा आलम पागलपन, क्योंकि जिद से ज्यादा सनक हो तुम मेरी। क्या करेगा प्रलय सृष्टि को हासिल करने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए।